श्री सद्गुरुवे बाबा श्रीमस्त रामाय नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। हाँ, तो कल वो पिछली क्लास में कोई ऐसी बात हो जो अ, जिस पे डिस्कशन कुछ हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, एक छोटी सी बात जस्ट जो है ना, मैं असल में जो चर्चा को जहाँ ले जा रहा था ना वहाँ अब मुझे ये समझ में आ गया है कि ये पूरा जो विज्ञानवाद को पूर्व पक्ष के रूप में रखते हैं, हाँ ये विज्ञानवाद वसुबंधु का विज्ञानवाद है और उसमें दिगनाग धर्म कीर्ति को तो लाना ही नहीं है। और हाँ मजेदार बात यह है कि वाचस्पति मिश्र जो है वो परवर्ती होते हुए भी उन्होंने शंकराचार्य को ही फॉलो किया है, उन्होंने अपनी ओर से एडिशनल कुछ दिया ही नहीं है। तो जो है इसमें वो मत ही नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा ही यहाँ पर जो है ना वो अनावश्यक है। हाँ, वो वसुबंधु का विज्ञानवाद ही। भिन्न विज्ञानवाद है। हाँ नहीं, उसमें दिगनाग का या जो कह रहे थे आप, दिगनाग के हाँ विज्ञानवाद में क्या फर्क है? आपने हाँ पढ़ा ना उसे? हाँ हाँ, वो मैंने आपको मैसेज भी किया था सर कि नहीं, वो वस्तुतः वो सौत्रांतिक और उनका जो है ना मिश्रण है वो जो विज्ञानवादियों का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दिगनाग हाँ। क्या विज्ञप्ति को ही मत अल्टीमेट रियलिटी नहीं मानते हैं? नहीं, नहीं, उनके यहाँ बाह्य सत्य है, परमार्थ सत्य जिसको स्वलक्षण कहते हैं। बाह्य वस्तु बिल्कुल असत है ऐसा नहीं वो कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वो किस अनिर्वेद्य है, अनिर्वेद्य है। वो नहीं, जानी उस तरह से नहीं जा सकती लेकिन है। अच्छा, ये दिगनाग की किसमें, प्रमाण समुच्चय में? हाँ, प्रमाण समुच्चय तो उपलब्ध नहीं है, प्रमाण वार्तिक के आधार पे ज्यादातर चीजें कही जाती हैं। धर्म कीर्ति का हाँ, धर्म कीर्ति। जब वो कहते हैं ना कि वो एक है ना, सहल मानम ही द्विविधा मेद वही भोपलंब विद्या। नियमात, हाँ हाँ भोपलंब नियमात हाँ हाँ अभेदो नील तद धियो। तो नील और ये प्रमाण वार्तिक का हाँ उदाहरण। हाँ 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 हाँ। तो वहां पर अभेद किसका है? नील बुद्धि और नील का अभेद है। हम्म। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि वो विज्ञान, बिल्कुल विज्ञान को ही सत्य मानते हैं, बाहर नहीं मानते कुछ। नहीं नहीं, वो तो जो हमारे बोध में जो चीज आ रही है ना सर, वो नील के रूप में या किसी भी रूप में जिसको हम नाम आदि से कह पा रहे हैं, हाँ, वो तो इम्पोज्ड ही है। वहां तो उनके नहीं सिद्धांत नहीं, को वो जो विज्ञानवादियों मैंने से अलग आपको नहीं कर बताया, सकते। यदि मैं भेज दूं, वो जो हम्म। जी जिंग का जो मैंने आर्टिकल बताया था, पढ़ा था, हाँ हाँ हाँ। उसमें वो दिगनाग के और धर्म कीर्ति के विज्ञानवाद को इसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। नहीं आप नहीं, वाला आप वो वाला नहीं बिल्कुल कर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दोनों में तब भी मतभेद नहीं है। इसलिए क्योंकि जो है ना, नील का मतलब है कि वो सविकल्पक ज्ञान है। आप मतलब मैं जो कह पा रहा हूं आपसे कि नील सविकल्पक ज्ञान ही है। तो तो सविकल्पक ज्ञान भी तो भ्रम ही है, इसलिए वहां पर अभेद होने की बात और विज्ञान रूप होने की बात जो है ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो नव्य विज्ञानवाद या स्वतंत्र विज्ञानवाद में भी वही है। लेकिन हाँ, फिर भी इसके परे बाह्य जगत में स्वलक्षण नामक क्षणिक परमाणु जैसी कोई चीज होती है जो अनिर्वेद्य है, जिसको मैं मतलब हाँ, मेरा मतभेद है यहाँ पर इस प्रकार का कि जो अच्छा वो स्वलक्षण आप कह रहे हो ना, हम्म। वो स्वलक्षण भी इंटरनल विज्ञान के लिए ही है। अच्छा, ये तो फिर मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मैं हाँ, ये जो है ना, आप हाँ वेरीफाई करो बड़े आराम से। हाँ 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 और उसका जो इतना उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत की, 20-25 पेज का वो पेपर है हाँ हाँ हाँ। और इतना वेल रिसर्च है, और चाइनीज ट्रांसलेशन से न जाने किस किस तरीके से उसने निकाला। वो मैं आपको भेज दूं तो वो पढ़ने में वैसे डिफिकल्ट है वो, हाँ हाँ हाँ। लेकिन कोशिश पढ़ोगे करूंगा सर, तो कोशिश थोड़ा सा करूंगा। प्रकाश होगा बुद्धि में। हम्म। चलो चलो, चलते हैं इस पे तो है। ठीक अच्छा, ये ठीक है, और कोई बात, आगे बढ़े? आगे बढ़े सर। हाँ, अच्छा, केचित, विवेकाग्रह वाली बात आज करनी है ना आज से। हाँ आज वही आ रही, केचित्तु से चल रहे हैं आगे हम। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो कह रहे हैं ना, ज्ञानाकार आख्याता अपरितुष्यंतो वदंती। तो ज्ञानाकार आख्याति में यानी कि जो अंदर ज्ञानाकार है उसकी ख्याति माने ज्ञान होता है बाहर, ये विज्ञानवादी मानते हैं। ज्ञानाकार ख्याति, आंतर जो ज्ञान है वही बाहर
दिखता है। इसमें अपरितोष है जिनको, यानी प्रभाकर इत्यादि को, तो प्रभाकर फिर उस ब्रह्म की अगले जो लक्षण दिया हुआ इस तरीके से बात करते हैं, यत्र यद अध्यासः तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम। जहां जिसका अध्यास है, जैसे शुक्तिका में रजत का अध्यास है, तो उन दोनों का जो भेद है उसके ज्ञान के अभाव पर आधारित है भ्रम। यत्र यद अध्यासः, दो चीजें हो गई ना, यत्र यद अध्यास है, जहां जिसका अध्यास है, यानी यत्र से ले लेंगे हम शुक्तिका और यद से ले लेंगे रजताध्यास। इन दोनों में जो विवेक है, इन दोनों के विवेक का अग्रह, उस पर निबंधन माने आधृत है भ्रम। ये प्रभाकर की ओर से, वैसे प्रभाकर भ्रम नहीं मानता, यहाँ पर ये जो भाष्यकार प्रस्तुति कर रहे हैं तो आगे वो सिद्ध कर देंगे कि वो भ्रम उसको मानना ही पड़ेगा। और जो अपरितोष है प्रभाकर मतावलंबियों को, उस अपरितोष का कारण बता रहे हैं। अपरितोष कारणम चाहू। अब वो उससे सवाल कर रहे हैं कि जो प्रभाकर मतावलंबी विज्ञानवादी से सवाल कर रहे हैं, विज्ञानाकारता रजतादेर अनुभवाद वा व्यवस्थाप्येद अनुमानाद वा। ये जो आप बाहर जो कुछ दिखाई देता है वो आंतर विज्ञान का ही आकार है, यानी जो आंतर ज्ञान है वही बाह्य में अध्यस्त हो रहा है, ऐसा जो आप मानते हो, तो आप ये बताइए कि जो रजत दिखाई दे रही है शुक्तिका में बाहर, उसका आप क्या आधार है? रजत आदि का अनुभव आधार है या रजत आदि के अनुमान के कारण आप उसको विज्ञानाकार मान रहे हो? दो बातें कह दी। अनुभव के कारण आप विज्ञान आकारता मान रहे हो या अनुमान से आप उसको सिद्ध कर रहे हो? तो यहाँ पर अनुभव को ले रहे हैं और जो अनुमान की बात है वो बाद में बताएंगे कि उसका भी खंडन होगा। तत्रानुमानम उपरिष्टान निराकरिष्यते। तो इन दोनों में अनुमान को बाद में हम उसका निराकरण करेंगे, इस समय हम अनुभव की मीमांसा कर लेते हैं। अनुभव जो है वो अनुभवोपि रजत प्रत्ययो वा स्यात् बाधक प्रत्ययो। अनुभव जो होगा, ब्रह्म के प्रसंग में अनुभव तो एक हो गया कि जो ब्रह्म के ज्ञान का विषय वो, और जब ब्रह्म ज्ञान का बाद होता है वो भी अनुभव ही है कि भाई ये ऐसा नहीं है। तो अनुभव को भी दो भागों में बांट दिया। अनुभवोपि रजत प्रत्ययो वा स्यात् बाधक प्रत्ययो वा। तो इनमें से कौन सा अनुभव विज्ञानाकारता सिद्ध कर रहा है? तो पहले ये दो विकल्प दे दिए और अब एक पहले विकल्प को ले रहे हैं कि न तावद रजता अनुभव। जो रजत का अनुभव हो रहा है, तो रजत जो ब्रह्म ज्ञान का विषय बन रहा है, वह न तावद रजता अनुभव न ही इदंकारास्पदम रस्तमेव आवेदयति। इदंकारास्पद यानी इदम का जो विषय है रजत, सह ही इदंकारास्पदम रस्तम आवेदयति। जो रजत का अनुभव है वो आंतर रजत का आवेदन नहीं करता, आंतर रजत को नहीं बता रहा, वो उस रजत को बता रहा है जो इदंत्वेन ज्ञात है। स ही स रजतानुभव ही इदंकारास्पदम रजतम आवेदयति। वो कह रहा है ना ये रजत का अनुभव बता देगा विज्ञान आकार, तो वो कहते विज्ञान वो रजत का अनुभव तो इदंकारास्पद रजत को बता रहा है, आपके हृदय में या मन में जो बैठा हुआ है विज्ञान उसको थोड़ी बता रहा है। सही
इदंकारास्पदम रस्तम आवेदयति। स कहते हैं अनुभव, स अनुभव रस्तानुभव उस रजत को बता रहा है जो इदंकारास्पद है, जो इदम का विषय है, न तो आंतरम, आंतर रजत को नहीं बता रहा, क्योंकि यदि आंतर रजत को बताता तो फिर रजत ज्ञान बाहर नहीं होता ऑब्जेक्ट के रूप में, बल्कि रजत ज्ञान को होता अहम ही, अहम इति ही तदा स्यात्, अहम इति ही तदा स्यात्। यानी क्यों? यदि वो आंतर रजत को बताता तो रजत का अनुभव कैसे होता? अहम रजतम, इस प्रकार का अनुभव। उसके लिए आगे आर्गुमेंट दे रहे हैं, अहम इति ही तदा स्यात् प्रतिपत्तु प्रत्याद अव्यतिरेकात्। क्योंकि विज्ञानवाद में जो ज्ञान है और ज्ञाता है वो एक ही है, यानी ज्ञान ही, जो विज्ञप्ति है, जो विज्ञान है, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बाइफरकेट हो रहा है बिकॉज ऑफ वासना। तो प्रतिपत्तु और प्रत्यय, जो ज्ञाता है और ज्ञान है, वो अव्यतिरेकात् माने अभिन्न है। प्रतिपत्ता और ज्ञान अभिन्न है। तो जब आप कहते हो कि आंतर रजत का आवेदन करेगा वो रसतानुभव, तो फिर उस ज्ञाता को यह अनुभव होना चाहिए कि मैं रजत हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इसलिए वो रजतानुभव आंतर रजत का ज्ञान नहीं कराता। तो विज्ञानवादी कहता भी देखो, ऐसे आप समझिए, जब विज्ञान में भ्रांति आ जाती है, भ्रांतम विज्ञानम स्वाकारमेव बाह्यतया अध्यस्यति, क्योंकि जो भ्रांत विज्ञान है वो अपने आकार को बाहर बाहर है ऐसा निश्चय करता है, इसलिए वो आंतर रजत को नहीं बताता। विज्ञान की क्वालिटी क्या हुई? यदि भ्रांत विज्ञान है तो वो स्वाकार को बाह्यतया अध्यवस्यति माने निश्चित रूप से जानता है कि वो बाहर है, निश्चय करता है कि वो बाहर है। क्यों? कि भ्रांत विज्ञान का ये स्वभाव है। जब वो बाह्यतया बता रहा है तो आंतर रजत को नहीं बता रहा, क्योंकि वो बाह्यतया यानी बाहर उसको अध्यारोपित कर रहा है विज्ञान, भ्रांत विज्ञान। इसलिए तथाच नहंकारास्पदम अस्य गोचर, इसलिए वो जो रजत है वो अहंकार आस्पद नहीं होगा, नहीं, अहंकार का विषय नहीं बनेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि अहम रजतम, क्योंकि भ्रांत विज्ञान उस आंतर रजत को बाह्यतया आरोपित कर रहा है, बाह्यतया उसको प्रस्तुत कर रहा है। ये लॉजिक समझ आया ना? सत्यमूर्ति? नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। ये उनकी ओर से कह रहा है, विज्ञानवाद की ओर से। हाँ, विज्ञानवाद की। हाँ, ठीक है। हाँ, वो इति चेत के पहले जो है ना, वो वाक्य जो है ना, विज्ञानवाद। हाँ। अब वो कहता, फिर वो ज्ञानाकारता पुनरस्य बाधक प्रत्यवेदनीय इति चेत, पहले तो रस्तानुभव हो गया ना, अनुभव के दो भेद बताए थे, रस्तानुभव और बाधक प्रत्यय। रस्तानुभव से आंतर रजत का आवेदन नहीं होता, ये बात हो गई सिद्ध। अब दूसरा रह जाता बाधक प्रत्यय। बाधक प्रत्यय को देख लीजिए अब, ज्ञानाकारता पुनरस्य बाधक प्रत्यय वेदनीयेति चेत। तो अब इसकी ज्ञानाकारता यानी रजत की, अस्य मीन्स रजतस्य ज्ञानाकारता बाधक प्रत्यय वेदनीय, बाधक प्रत्यय के द्वारा जानी जाती है। तो अब प्रभाकर कहते हैं कि हंत, अरे भाई फिर बाधक प्रत्ययम आलोचयतु आयुष्मान, आप बाधक प्रत्यय की मीमांसा कर लीजिए हे आयुष्मान। ये थोड़ा इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं ना, थोड़ा उपहास में, कि आप बाधक प्रत्यय
की मीमांसा कीजिए। बाधक प्रत्ययम आलोचयतु आयुष्मान। वो बाधक प्रत्यय क्या करता है वो समझा रहे हैं। किम पूर्ववर्ती द्रव्यम रस्ताद विवेचयति। वो बाधक प्रत्यय पूर्ववर्ती जो सामने द्रव्य है उसको रजत से भिन्न दिखाता है। आहो ज्ञानाकारताम अप्यस्य दर्शयति। दो बातें, क्या बाधक प्रत्यय के लिए दो फंक्शन उन्होंने अलॉट कर दिए। किम पूर्ववर्ती द्रव्यम रस्ताद विवेचयति। किम बाधक प्रत्यय पूर्ववर्ती द्रव्यम रस्ताद विवेचयति, उस रजत से अलग करके दिखाता है। आहो ज्ञानाकारताम अप्यस्य दर्शयति, और साथ में उसकी ज्ञानाकारता का भी दर्शन कराता है, ज्ञानाकारता का भी ज्ञान कराता है। दो बातें हुए ना। बाधक प्रत्यय क्या पूर्ववर्ती द्रव्य को इदंत्वेन ज्ञात जो द्रव्य है उसको रजत से भिन्न बताता है, या रजत की ज्ञानाकारता को भी बताता है? दोनों चीजें। अपी का मतलब द्रव्य का रजत से विवेक करते हुए ज्ञानाकारता का भी दर्शन कराता है क्या? हंत, ये हो गई बात। तत्र ज्ञानाकारतोपदर्शन व्यापारम बाधक प्रत्ययस्य ब्रुवाणः श्लाघनीय प्रज्ञो देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय का प्रयोग मूर्ख के लिए आता है ना, और देवानाम प्रिय ये समस्त पद है, षष्ठी का अलुक है इसमें। श्लाघनीय प्रज्ञो मीन्स श्लाघनीय प्रज्ञा यश्य। अरे तुम्हारी प्रज्ञा बड़ी प्रशंसनीय है कि जो तुम ऐसा कहते हो कि वो जो बाधक प्रत्यय है पूर्ववर्ती द्रव्य को रजत से भिन्न भी कर रहा है और साथ में उसका ज्ञानाकारता भी बता रहा है रजत की। तो ज्ञानाकार तो उपदर्शन व्यापारम, तो एक तो आपने ये कहा कि रजत से उसको अलग करके दिखाता है, और साथ में आप कहते हो ज्ञानाकारता भी दिखाता है। तो ऐसा ज्ञान जो है ना, ऐसे दो फंक्शन नहीं होते ना उसके, क्योंकि यदि उसने वो पूर्ववर्ती द्रव्य को रजत से अलग दिखा दिया फिर उसका ज्ञानाकारता भी वो बताएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापाराभाव। शब्द बुद्धि और कर्म, शब्द यानी एक बार बता देगा ना किसी बात को, ये थोड़ी कि वो बताता ही चला जाएगा। ऐसी बुद्धि ज्ञान, जैसे मुझे घटक ज्ञान हुआ, वो जो ज्ञान है घट का, और उससे अतिरिक्त फिर क्या बताएगा वो, बस उसका वहीं पर फंक्शन पूरा हो गया। इसी प्रकार बाधक प्रत्यय का जो फंक्शन था पूर्ववर्ती द्रव्य को रजत से विवेक करना, उसका वो हो गया वहां पर खत्म। ज्ञानाकारता को भी यदि आप कहते हो कि वो बताता है तो ये तुम्हारी मूर्खता है, इसलिए कह रहे हैं तत्र ज्ञानाकारतोपदर्शन व्यापारम बाधक प्रत्ययस्य ब्रुवाण श्लाघनीय प्रज्ञो देवानाम प्रिय। कि तुम हे वैधेय, तुम श्लाघनीय प्रज्ञ हो, प्रशंसनीय प्रज्ञा वाले हो, कि तुम रजत पूर्ववर्ती द्रव्य का रजत से विवेक भी बाधक प्रत्यय के द्वारा करवा रहे हो, और इस विवेक के बाद फिर रजत का ज्ञानाकारता भी वो बताता, ये बता रहे हो। ये जो फंक्शन दूसरा बता रहे हो ये मूर्खों का ही काम है, ये मतलब है कहने का। इतना ही काफी है कि वो बाधक प्रत्यय पूर्ववर्ती द्रव्य को रजत से भिन्न बताता है। किम, फिर देख लो, किम पूर्ववर्ती द्रव्यम रस्ताद विवेचयति बाधक प्रत्यय आहो ज्ञानाकारताम अप्यस्य दर्शयति। तत्र ज्ञानाकारतोपदर्शन व्यापारम बाधक प्रत्ययस्य ब्रुवाण श्लाघनीय प्रज्ञो देवानाम प्रिय। दो बातें, यानी अनुभव जो था ना, रजत का अनुभव और बाधक प्रत्यय, दो अनुभव के दो रूप बताए थे, उनमें दोनों में से उनका खंडन कर दिया कि भाई ना तो रजतानुभव रजत की ज्ञानाकारता बताता है
ना ही बाधक प्रत्यय भी रजत की ज्ञानाकारता बताता है। इसके बाद फिर वो विज्ञानवादी और दूसरी आर्गुमेंट देता है कि भाई बाय इम्प्लीकेशन बता देगा। पुरोवर्तित्व प्रतिषेधात, जो ऊपर आया था कि भाई इदंता का निषेध करके इदंता बाधित हो जाती है और रजत जो है वो अंतः स्थित हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जब पूर्ववर्ती का प्रतिषेध हो गया, पूर्ववर्तित्व प्रतिषेध का मतलब इदंता का प्रतिषेध, पूर्ववर्तित्व प्रतिषेध, इदंता का प्रतिषेध, ये वहां पर बात आई थी पिछली बार। ध्यान है ना पेज पे, ये मेरे पास तो 22 पेज है। नहीं, ठीक जहां से आज शुरू किया है ना उसके पहले आया हुआ है। आया हुआ है ना ये? हाँ, उसका, हाँ, कल पिछली बार पढ़ाया था ना ये। हाँ हाँ हाँ, उसमें दोनों मत दिए थे, सौत्रांतिकों का भी दिया था और विज्ञानवादियों का भी दिया था। हाँ तो हाँ उसमें ये चर्चा वो कर रहे हैं ना कि केवल जो है ना पूर्ववर्तित्व मात्र का निषेध ही जो है ना उसको विज्ञान रूप में स्थापित कर देगा, अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये चर्चा आई थी। ये कह रहे हैं कि पूर्ववर्तित्व प्रतिषेधात, अर्थात माने बाय इम्प्लीकेशन, अर्थतः अस्य ज्ञानाकारतेति चेत, तो भाई इदंता के प्रतिषेध से ही अर्थतः रजत की ज्ञानाकारता सिद्ध हो जाएगी। के सर वो आ गया? हाँ, असन्निधानाग्रह निषेधात असन्निहितो भवति प्रतिपत्तु, अत्यंत सन्निधानम तो अस्य प्रतिपत्रात्मकम तस्त्यम। जाएगी कैसे तू? वापिस आएगा तब करियो। हैं? डाल दिया वो तो जगह चला गया। उधर से वापिस आएगा तब डालना। सॉरी, असन्निधानाग्रह निषेधात, तो जो प्रभाकर है ना वो उनके मत में रजत का असन्निधानाग्रह रजत को सन्निहितत्वेन व्यवहार का हेतु बनाता है। प्रभाकर के मत में जब वो कहते हैं ना कि रजत की स्मृति होती है, तो रजत की स्मृति होने का मतलब है कि रजत तो फिर सन्निहित नहीं हुई ना, असन्निहित हो गई। असन्निहित क्योंकि स्मरण का विषय है, और जो स्मरण का विषय है तो उसमें तत्ता रहती है, असन्निधान हो गया ना उसका। तो उस दोष के कारण तत्ता का ग्रहण नहीं होता, तत्ता का प्रमोश हो जाता है, तत्ता लुप्त हो गई दोष के कारण। तो असन्निधान के अग्रह के कारण रजत सन्निहितत्वेन व्यवहार की हेतु बनती है। रजत में जो सन्निहितत्व है वो रजत के असन्निधान के अग्रह ज्ञानाभाव के कारण है। ध्यान से सुनना है इसको। रजत का जो असन्निधान है स्मरण में, उसका जब अग्रह हो गया, उसका जब ज्ञान नहीं हुआ हमें दोष के कारण, तब रजत सन्निहित रूप में प्रस्तुत होती है, और वो सन्निहित रूप में प्रस्तुत होकर के व्यवहार का हेतु बनती है। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं फिसल जाएगी। असन्निधानाग्रह, और यदि फिर ये व्यवहार का विषय बन रहा है, रजत व्यवहार का विषय बन रही है असन्निधानाग्रह के कारण, तो इसका निषेध बाधक प्रत्यय तो करेगा ना। इसी को ये कह रहे हैं असन्निधानाग्रह निषेधात,
इसका यह अभिप्राय है पूरे समस्त पद का। असन्निधानाग्रह निषेधात, असन्निधान का अग्रह और उसका निषेध, यहाँ पर ये जो निषेध है ये अग्रह का कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। असन्निधानाग्रह निषेध, असन्निधान का जो अग्रह है उसका निषेध, और यहाँ पर अग्रह है ये ग्रह का प्रागभाव है। अग्रह क्या है? ग्रह का प्रागभाव है, और निषेध जब उसको कर रहे हैं तो वो प्रागभाव की निवृत्ति हो जाएगी, और प्रागभाव की जब निवृत्ति होती है तो किसी भाव पदार्थ से ही होती है। तो असन्निधान आग्रह निषेध का ये मतलब हो गया असन्निधान ग्रह। बहुत ध्यान से सुनना, असन्निधान आग्रह का निषेध, वो अग्रह का निषेध जब है, वो अग्रह का निषेध करने पर वो अग्रह हट कर ग्रह हो गया, तो असन्निधान ग्रह हो गया ना। तो अब बाधक प्रत्यय से तो असन्निधान की प्राप्ति हो रही है। बहुत ध्यान से सुनना, असन्निधानाग्रह निषेधात असन्निहितो भवति प्रतिपत्तु, रजत प्रतिपत्ता के असन्निहित हो गया। तो जब आप बाधक प्रत्यय को रजत आकार का ज्ञान कराने वाला मानते हो, तो बाधक प्रत्यय तो उस रजत को वो प्रतिपत्ता से बहुत दूर ले जाता है, और जो ज्ञानाकार था तो तभी होगी ना जब प्रतिपत्ता के अत्यंत सन्निधि में होगा वो। ये वाली बात कह रहे हैं, असन्निहितो भवति प्रतिपत्तु। फिर आगे समझा रहे हैं, अत्यंत सन्निधानं तु अस्य प्रतिपत्रात्मकम कुतस्त्यम। तो प्रतिपत्ता का स्वभाव उसका हो जाएगा, यानी प्रतिपत्ता रूप वो बन जाएगा, यानी ज्ञान रूपी वो हो जाएगा, आंतर ज्ञान रूप रजत हो जाएगा। वो तो तभी होगा जब वो अत्यंत पास होगी, अत्यंत सन्निधान होगा। और बाधक प्रत्यय से तो सन्निधान की बजाय असन्निधान प्राप्त हो रहा है। ये बात समझ आ रही हो तो बताना, फिर मैं आगे चलूं। डबल नेगेशन हो गया ना सर? हाँ, डबल नेगेशन हो गया ना। असन्निधान आग्रह निषेध, पर निषेध कह रहे हैं ना आगे, असन्निधान आग्रह निषेध, तो निषेध वो अग्रह का निषेध है जी। अग्रह का निषेध है, वो प्रागभाव की निवृत्ति करा रहा है। तो असन्निधान का ग्रहण हो गया है, असन्निधान का ग्रहण हो गया। हाँ, असन्निधान का ग्रह हो गया तो असन्निधान का ज्ञान हो गया, तो वो रजत तो प्रतिपत्ता के दूर चली गई। ठीक। जबकि प्रतिपत्ता जब ज्ञान रूप है उसके अत्यंत समीप होनी चाहिए ना, जब तो बनेगी अंतर। अत्यंत सन्निधानम तु अस्य प्रतिपत्रात्मकम कुतस्त्यम, वो कैसे होगा? बाधक प्रत्यय से। नहीं, ये जितना सीधा लग रहा है ना मिथिलेश सर, वो इतना सीधा नहीं है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं ना कि पहले क्या था, असन्निधान का ग्रहण नहीं हो रहा था, ज्ञान नहीं हो रहा था। अब उसका जब बाद हुआ तो असन्निधान का जो बोध नहीं हो रहा था उसका निषेध हो गया। ठीक है, वो होने लगा। हाँ, बोधा भाव का निषेध हो गया ना, असन्निधान का बोध होने लगा। नहीं तो डबल नेगेशन मीनिंगफुल है, वो बात की स्थिति को दिखा रहा, वो नहीं तो सीधा भी कह सकते थे। नहीं, वो तो सारा यही कहता है ना कि जो जैसे पहले हमने बताया था असंसर्गाग्रह, वो समीचीन प्रत्यय में भी होता है, भ्रम में भी होता है, बिल्कुल वैसा सही है ये लॉजिक में। और इसको यदि देखो ना, ये नीचे आपकी कल्पतरु है ना, वेदांत कल्पतरु में मैं समझा रहा हूं, अख्याति मते ही रजतस्य असन्निधानाग्रह सन्निहितत्वेन व्यवहार हेतुत्वाद भ्रम, ये कल्पतरु में। तत्सन्निधो असन्निधान ग्रह रूपो बाध, तन्निषेधो, हाँ, तन्निषेधो असन्निधान ग्रह रूपो बाध प्रागभाव निवृत्ति रूपत्वाद भावस्य।
तस्मात् आरोप्यो अर्थः प्रतिपत्तु असन्निहितो भवति इत्यर्थ। और जब असन्निहित वो हो जाएगा तो वो प्रतिपत्रात्मक कैसे होगा? वो ज्ञान रूप हो ही नहीं सकता। इस बात को कल्पतरु में अच्छी तरह से समझा दिया। अच्छा, फिर वो कहते हैं भाई यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये जो है ना रजत का निषेध नहीं है। वो अब प्रभाकर मत वाले कह रहे हैं न चैष रजतस्य निषेध न च इदंताया। मैं सर बीच में ना थोड़ा टोक रहा हूँ सर आपको, सॉरी। हाँ। ये काफी चर्चा हुई है, और जो है ये जो ना निगेशन का निगेशन करते हैं ना, ये नव्य न्याय में भी अंत में आके दो मत हो जाते हैं, और वो उसको प्रतियोगी स्वरूप नहीं मानते हैं अभाव के अभाव को, और उसको एक स्वतंत्र अभाव की संज्ञा देते हैं। और वही बात यहाँ कह रहा है कि वास्तव में उसका स्वरूप भावात्मक है नहीं, इसीलिए वो अलग से प्रयोग किया है। वो बिल्कुल सही है। वो यदि डबल निगेशन को ना भावात्मक बना देंगे तो वो अर्थ कभी नहीं देगा जो अभिप्रेत है यहाँ। नहीं, कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि असन्निधान का जो ज्ञान नहीं हो रहा था पहले, ठीक है, तो ज्ञान नहीं होने को अब मैंने जो है रोक दिया गया, ठीक है। ज्ञानाभाव की दशा का निषेध हुआ है, तो वो भी अभावात्मक ही है, वो भावात्मक कोई चीज नहीं है। वो जो नव्य न्याय की प्रॉब्लम है ना कि जो जैसे तृतीय भाव को भावात्मक मानना, वो भी क्रिटिसाइज का विषय है, क्रिटिसिज्म का विषय है। और ये बातें जब आप ये जो आपकी व्याप्ति पंचक है ना, व्याप्ति पंचक में यदि मथुरानाथ की टीका पढ़ोगे अच्छा तो अलग स्थिति है, और जागदीशी को पढ़ोगे तो अलग स्थिति है। तो यहाँ तो सीधा सीधा ये है कि उस नव्य न्याय वाले कॉन्सेप्ट को न लेकर के यहाँ पर अग्रह के को प्रागभाव रूप मान करके उसकी निवृत्ति कर दी निषेध से। ठीक, इतना भर बात। ठीक। तो अब फिर वो जो प्रभाकर वाले ये कहते हैं कि भैया अब हमारा तो बहुत अच्छा सिद्धांत है, न तो ये रजत का निषेध हो रहा है और न ही इदंता का निषेध हो रहा है। जैसे वो विज्ञानवादी मानता है ना इदंता का निषेध होता है, तो प्रभाकर कहते हैं हमारे हिसाब से तो निषेध किसी का है ही नहीं, और हमारे में ये जो है ना बहुत बड़ा लाघव है। ये कह रहे हैं, देखो नीचे कल्पतरु में दिया है, सर्वसम्मतस्य व्यवहार मात्र बाधस्य स्वीकारात कस्यचिदपि अर्थस्य अबाधात अति लाघवम इत्यर्थः। जब किसी का बाध ही नहीं कर रहे तो बहुत अच्छे लाघव ही लाघव है। तो वहां जब कहा था कि दोनों का जब बाध होगा तो गौरव है, इदंता मात्र के बाद से लाघव हो रहा है, यहाँ कह रहा है दोनों का ही हम निषेध नहीं कर रहे हैं। तो ये व्यवहार मात्र का निषेध है, ज्ञान का नहीं है। वहां पर सर्वसम्मतस्य व्यवहार मात्र बाधस्य स्वीकारात कस्यचिदपि अर्थस्य अबाधात्। न तो रजत का बाध है, न ही इदंतेन ज्ञात उसका बाध है। अति लाघवम, ये न चैष रजतस्य निषेध न च इदंताया किंतु विवेकाग्रह प्रसंजितस्य रजतम एव की जगह होना चाहिए रजतम इदम इति रजत व्यवहारस्य। यहाँ पर भामती में जो दिया हुआ रजतम एव, यहाँ रीडिंग है किंतु विवेकाग्रह प्रसंजितस्य रजतम इदम इति रजत व्यवहारस्य, यानी व्यवहार का बाध होता है, अर्थों का नहीं। और जो आप ये करो कि वो फिर अब विज्ञानवादी प्रश्न कर रहा है भाई, न च रजतम एव शुक्तिकायाम प्रसंजितम, नहीं विज्ञानवादी नहीं अन्यथा ख्यातिवादी, न च रजतम एव शुक्तिकायाम प्रसंजितम रजत ज्ञानेन। वो कहता है रजत जो आप कह रहे हो कि रजत का निषेध हो रहा है और उसको आप नेगेट कर रहे हो, तो इसका मतलब नेगेट तभी तो करोगे जब पहले रजत का निषेध होगा। यहाँ तो शुक्तिका के अंदर यहाँ पर दोनों चीजें दिख रही हैं, एक चीज दूसरे रूप में दिखाई दे रही है, इस बात को ध्यान में रखना। न च रजतम एव शुक्तिकायाम प्रसंजितम रजत ज्ञानेन, रजत ज्ञान से शुक्तिका में रजत प्रसक्त नहीं है।
रजत ज्ञानेन शुक्तिका में रजत ही प्रसक्त नहीं है, तो निषेध कैसे हुआ? नहीं, अब आगे समझा रहे हैं, नहीं रजत निर्भासस्य शुक्तिका आलंबनम युक्तम। ऐसा ज्ञान जो रजत की प्रतीति करा रहा है, रजत निर्भासस्य ज्ञानस्य, उसका शुक्तिका आलंबन नहीं बन सकती। जो आप ये कह रहे हो कि शुक्तिका में मुझे रजत दिखाई दे रहा है, तभी तो हम रजत का निषेध करेंगे। और रजतम एव शुक्तिकायाम प्रसंजितम न, क्यों नहीं? क्योंकि रजत को जो रजत की प्रतीति कराने वाला जो ज्ञान है, उसका आलंबन शुक्तिका नहीं होता। यदि उसका आलंबन शुक्तिका हुआ तो शुक्तिका का ज्ञान होना चाहिए, रजत का नहीं होना चाहिए। अनुभव विरोधात, इसलिए कहा इसमें अनुभव विरोध होने के कारण। तो फिर वही पूर्व पक्षी ये कहता है कि भाई देखो, यदि शुक्तिका का आलंबन शुक्तिकात्वेन नहीं है, तो आप उसको कोई चीज है वहां पर, सत्ता मात्रेण आलंबनम भवतु न खलु। फिर वो उसका उत्तर दिया जा रहा है, न खलु सत्ता मात्रेण आलंबनम, यानी सत्ता मात्र से शुक्तिका को आलंबन मानोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, अति प्रसक्ति हो जाएगी। शुक्तिका सत्ता मात्र से यदि आलंबन बन गई तो सत्ता तो सबकी है, तभी का अति प्रसंगात सर्वेशाम अर्थानाम सत्वा विषेधाद आलंबनत्व प्रसंगात, कि सारे पदार्थ सद्रूप हैं, सारे पदार्थों की सत्ता है। यदि सत्ता मात्रेण शुक्ति का आलंबन मान लेंगे, शुक्ति का त्वेन आलंबन नहीं मानेंगे, सत्ता मात्रेण मान लेंगे तो अति प्रसक्ति हो जाएगी, और सारे पदार्थ जो जिनमें सत्व रहता है वो सब आलंबन बनने लगेंगे। अब यहाँ पर शुक्ति का आलंबन कैसे बन रही है, इसी को ले रहे हैं आगे। एक तो ये बात हो गई कि सत्ता मात्र भी नहीं हो सकती, तो अब कह रहे हैं कि भी चलो कारणत्वेन हो जाएगा, क्योंकि जो आलंबन होता है ना वो भी कारण होता है ज्ञान का। जो विषय सामने पड़ा हुआ है वो भी ज्ञान का विषय भी कारण होता है। जैसे प्रत्यक्ष हो रहा है मैं जी किसी विषय का, तो उसमें विषय भी कारण होता है प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति में। नापि कारणत्वेन, यानी शुक्तिका की प्रतीति की कारण होने से उस आलंबन बन जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान के कारण तो इंद्रिय इत्यादि भी हैं। नापि कारणत्वेन इंद्रियादीनाम अपि कारणत्वात्, इंद्रिय इत्यादि भी कारण हैं। एक बात ये भी नहीं हुआ, तो फिर कहते हैं कि चलो तथा च भासमानतैव आलंबनार्थ, भाई शुक्ति का भासमान है इसलिए आलंबन बन जाएगी, तो ये भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्ति का रजत ज्ञान में भासिती नहीं होती। न च रजत ज्ञाने शुक्ति का भासते इति कथम आलंबनम। और यदि आप भासमानता मानोगे शुक्ति की, तो फिर अनुभव का विरोध कैसे नहीं होगा, क्योंकि आपको तो रजत का अनुभव हो रहा है, वहां पर शुक्ति का भासमान थोड़ा ही है। तो इस प्रकार से शुक्ति का आलंबन बनी नहीं रही है रजत का। जब रजत का आलंबन बनी रही है तो रजत का निषेध कैसे होगा। फिर वो समझा रहे हैं कि भाई ऐसा है कि अपीचे इंद्रियादि नाम समीचीन ज्ञानोपजनने सामर्थ्यम उपलब्धम इति कथम एभ्यो मिथ्या ज्ञान संभव। तो प्रभाकर कह रहा है कि देखो जो ज्ञानेंद्रियां है ना, वो समीचीन ज्ञान को उत्पन्न करने में उनका सामर्थ्य है। जब ये सामर्थ्य उन ज्ञानेंद्रियों में है तो उन ज्ञानेंद्रियों से मिथ्या ज्ञान कैसे होगा। मिथ्या ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियों में तो ऐसा सामर्थ्य है कि समीचीन ज्ञान को उत्पन्न करती हैं वो। प्राभाकर कह रहे हैं।
तो प्राभाकर का विरोधी कह रहा है दोष सहिता नाम तेषाम मिथ्या प्रत्ययेपि सामर्थ्यमिति चेन्न। तो उसका विरोधी कह रहा है कि भाई देखो, ये ठीक है कि ज्ञानेंद्रियों का समीचीन ज्ञान उत्पन्न करने में सामर्थ्य है। ज्ञानेंद्रियों में जब दोष आ जाता है तो वो मिथ्या प्रत्यय को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाती हैं। दोष सहिता नाम तेषाम मिथ्या प्रत्ययेपि सामर्थ्यमिति चेत्, ये दोष रहित इंद्रिय समीचीन ज्ञान को उत्पन्न करती हैं और दोष सहित इंद्रिय मिथ्या प्रत्यय को उत्पन्न करती हैं। इति चेत न। तो वो कह रहा है कि भाई प्राभाकर की तरफ से फिर जवाब आ रहा है दोषाणाम कार्योपजनन सामर्थ्य विघात मात्र हेतुत्वा। दोष जो है ना वो कार्य की उत्पत्ति का जो सामर्थ्य है उसका नाश करती है केवल। दोषाणाम कार्योपजनन सामर्थ्य विघात मात्रे हेतुत्वात्। अन्यथा दुष्टातपि कुटज बीजात वटांकुरोत्पत्ति प्रसंगात। यदि आप ऐसा नहीं मानोगे, नमकीन टाइप का है, दुष्टातपि कुटज बीजात, ये जो कुटज शब्द है ना, ये इस कुटज शब्द को जो योगींद्र नंद की पुस्तक है उसमें लिया कुटबेर। पर मैंने जब इसका मीनिंग देखा तो इसका मीनिंग निकलिया राइटिया एंटीडाइसेंट्रिका। ये बोटेनिकल नेम है उसका, और बोटेनिकल नेम का जो संस्कृत इक्विवेलेंट है वो है अंबिका। ये आयुर्वेद में एक ऐसा औषध है कुटजारिष्ट वगैरह जो डाइसेंट्री वगैरह हो जाती है उसको रोकने के लिए। जी जी जी। तभी इसका नाम दिया है राइटिया, WRIGHTIA एंटी डाइसेंट्रिका, ANTIDYSENTRICA, राइटिया एंटी डाइसेंट्रिका। तो ये कुटज मतलब इसके फूल जो होते हैं ना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे तारा दिख रहा है। ये मैंने उसकी फोटो भी देखी उसमें। संस्कृत के कोशों में सर कुटजो गिरी मल्लिका ऐसा लिखा है। हैं? कुटजो गिरी मल्लिका, तो गिरी मल्लिका ऐसा कुछ हाँ है। तो वो है ये उसके कुटजारिष्ट आदि जो बनते हैं। हाँ 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 बिल्कुल डाइसेंट्री में काम करता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो ये अब ये खैर यहाँ पर बता ये रहे हैं कि भाई देखो कि यदि आप दोषों को ये मानोगे कि किसी और का भी मिथ्या ज्ञान को भी उत्पन्न वो कर देगा, तभी ना दोषाणाम कार्योपजनन सामर्थ्य विघात मात्र हेतुत्वात् प्रभाकर कह रहा है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो दुष्टादपि कुटज बीजात वटांकुरोत्पत्ति प्रसंगात। तो जो दुष्ट कुटज बीज है तो उससे वटांकुर की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। यदि आप उस दोष सहित इंद्रिय को मिथ्या ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु मानोगे, ये ना समीचीन ज्ञान उपजन्य सामर्थ्यम उपलब्धमिति कथमेभ्यो मिथ्या ज्ञान संभव दोष सहिता नाम तेषाम मिथ्या प्रत्ययेपि सामर्थ्यमिति चेत न दोषाणाम कार्योपजन सामर्थ्य विघात मात्र हेतुत्वात्। कार्योपजन सामर्थ्य को नष्ट करना मात्र दोषों का फंक्शन है, नहीं तो दुष्ट कुटज बीज से वटांकुर की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। अपिच ये मतलब न्यूसेंस वैल्यू कहते हैं ना, हैं? सर उसको न्यूसेंस वैल्यू कहते हैं ना, माने वो अपना कुछ नहीं करता है, काम बिगाड़ने का बस काम करता है बस। दोष जो है ना, हाँ न्यूसेंस वैल्यू जो कहते हैं ना, हाँ वो ये कह रहा है कि जो इंद्रियां कार्य उत्पन्न करने वाली है ना उसको उसके सामर्थ्य को रोक देगा, वो उसके सामर्थ्य को नष्ट भर कर देगा, अन्य चीज नहीं पैदा करेगा। इसलिए दुष्ट इंद्रिय से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ये प्रभाकर की स्थिति है। अच्छा, अपिच एक तो ये हो गया कि दोष सहित इंद्रियों से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, नहीं तो उसका सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा ना सारा, कि सारा ही ज्ञान भैया कोई अयथार्थ है ही नहीं। अपिच
और ये मुझे आर्गुमेंट बहुत अच्छी लगती है, आगे आ रही है। अपि च स्वगोचर व्यभिचारे विज्ञानानाम सर्वत्र नानाश्वास प्रसंग। जो हमें ज्ञान होता है और उस ज्ञान का जो विषय होता है उसमें हम कभी भी व्यभिचार नहीं समझते। अब मुझे यदि अब जैसे सामने मिथिलेश जी दिखाई दे रहे हैं, मिथिलेश जी से मुझे कुछ काम है, तो मैं ये नहीं समझता कि मेरे जो ज्ञान के विषय मिथिलेश बन रहे हैं उसको मैं व्यभिचार की शंका से देखूं, तो कैसे बढ़ूंगा उनकी तरफ में। या मुझे पानी की जरूरत है तो पानी का गिलास की तरफ मैं कैसे बढ़ूंगा यदि मुझे पानी, जो ज्ञान का विषय पानी का गिलास है, उसमें यदि व्यभिचार की शंका हो गई तो मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। एवरी एक्टिविटी विल डिसअपियर। जो मोटिवेटेड एक्टिविटी है ना, कहाँ रहेगी फिर? कि मुझे मुझे ये चाहिए और वो मुझे दिखाई दे रहा है और उसी में मैं संदेह करने लगूं, हो गया काम मेरा। तो प्रभाकर का ये जो आर्गुमेंट है, इट इज अनबीटेबल। कि अनबीटेबल में थोड़ा हालांकि सर ना नैयायिक जो है ना, अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। केवल एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब भी जो ज्ञान होता है उसको हम सही मानकर ही काम करते हैं। ये ठीक है, नैयायिक कहेगा कि भाई कभी कभी जब हमारी प्रवृत्ति विफल हो जाती है तो हमको मानना पड़ेगा ना कि वो गलत था। ओ तब मानते रहो, लेकिन उस समय तो आप मूव करके रहे हो उसी तरफ। ये इसलिए अपीछे से कहा है कि और एडिशनल आर्गुमेंट ये है कि दुष्ट इंद्रियों से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होगा नहीं, और साथ में जो स्वगोचर व्यभिचारे विज्ञाना नाम, तो सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग, सब जगह विश्वास का अभाव हो जाएगा। हर जो हमारी इंटेंशनल एक्टिविटी है, जो सब्जेक्ट जिसको इंटेंड करता है, सब्जेक्ट इंटेंशनली मूव होता है ना किसी भी पदार्थ के प्रति, वो सब खत्म हो जाएगा। सर्वत्र अनाश्वास प्रसंग। इसलिए प्रभाकर का फिर ये सिद्धांत हो गया, तस्मात् सर्वम ज्ञानम समीचीनम आस्थेयम। इसलिए सब ज्ञान समीचीन ही माना जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ सर कि कोई संदेह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही फिर। संदेह की गुंजाइश बाद में आती है मिथिलेश जी। साइकोलॉजिकल तो मूव वैसे ही करते हैं। और ये उसका एक ये जो मत है ना, ये मत मनोवैज्ञानिक रूप से तो बहुत कमाल का है। अब संदेह आएगा तो ले आओ सब, इसीलिए तो सारे दर्शनों ने फिर इसका खंडन किया है। तथाच, अब वो अपनी बात समझा रहा है प्रभाकर। अब किस प्रकार से ब्रह्म की व्याख्या करेगा, या किस प्रकार से वो जो भ्रम, व्यवहार रूप भ्रम है, उसकी व्याख्या करेगा, वो अब बता रहा है। तथाच रजतम इदमिति च द्वे विज्ञाने। ये दो विज्ञान, एक तो हो गया रजत, रजत की स्मृति हुई, और इदमिति च जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है हमें, विशेष रूप से तो नहीं दिखाई दे रहा ना, इदम तो इन ज्ञात हो रहा है, कोई चीज पड़ी हुई है वहां पर, चमकीली सी रजत के सदृश को चीज पड़ी हुई है वहां पर, इतना दिखाई दे रहा है। ये दो ज्ञान है, रजतम च इदमिति च दो विज्ञाने। और ये कैसे है? स्मृत्यनुभव रूपे। एक रजतम का, रजत जो ज्ञान है वो स्मृति रूप है, और इदमिति जो ज्ञान है वो अनुभव रूप है। ये द्विवचन में ना, स्मृति अनुभव रूपे विज्ञाने, द्वे विज्ञाने। तत्रेदमिति पूर्ववर्ती द्रव्य मात्र ग्रहणम। इदमिति जो है, जो सामने द्रव्य पड़ा हुआ, द्रव्य मात्र का ग्रहण है। और क्या है? फिर दोष वशात तदगत शुक्तित्व सामान्य विशेषस्य अग्रहात। दोष के कारण तदगत शुक्तित्व सामान्य विशेष, शुक्तित्व जो शुक्तित्व रूप सामान्य है उसको विशेष कहा है यहाँ पर। जैसे गोत्व सामान्य है, और
और किसी पदार्थ को ले लो, रजतत्व सामान्य है, इत्यादि इत्यादि। तो ये दरअसल में गोत्व एक सामान्य विशेष हो गया, रजतत्व एक सामान्य विशेष हो गया, ऐसे उसको कह रहे हैं ये दोषवशात तदगत। तदगत का मतलब है जो पूर्ववर्ती द्रव्य मात्र का ग्रहण हो रहा है ना, उसमें जो शुक्तित्व सामान्य विशेष है उसका ग्रहण नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन अवर आईज। तो शुक्तित्व सामान्य विशेष, जाति भी एक विशेष हो गई ना, जैसे गोत्व जाति विशेष हो गई, रजतत्व जाति विशेष हो गई, और घटत्व जाति विशेष हो गई, पटत्व जाति विशेष हो गई, ऐसे। सर वाचस्पति ना यहाँ न्याय से ज्यादा प्रभावित लग रहे हैं, क्योंकि न्याय में ना सामान्य सत्ता को छोड़ के ना सभी सामान्यों को सामान्य विशेष कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो व्यावर्तक भी है, अनुवर्तक के साथ साथ हाँ, दोनों काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वही सामान्य विशेष का मतलब है कि वो सभी शुक्तियों में तो अनुगत है, लेकिन शुक्ति भिन्नों से व्यावर्तन भी करता है, इसलिए वो सामान्य तो है ही, विशेश भी है। हाँ हाँ हाँ। और जो विशेष पदार्थ है वो शुद्ध विशेष है, और जो सत्ता जाति है वो शुद्ध सामान्य है। बिल्कुल। तो दोषवशात तदगत शुक्तित्व सामान्य विशेषस्य अग्रहात् तन्मात्रम च गृहीतम। तन्मात्रम का मतलब है जो पूर्ववर्ती द्रव्य मात्रम, उसमें जो शुक्तित्व सामान्य विशेष का ग्रहण नहीं हुआ, वो द्रव्य मात्र जब उसका ज्ञान होता है सदृशतया, वो रजत के सदृश होने के कारण संस्कारोद्बोध क्रमेण, संस्कार का को जगाते हुए रजत में स्मृति उत्पन्न करता है सादृश्य के कारण। वो जो पूर्ववर्ती द्रव्य मात्र है जिसका शुक्तित्व सामान्य विशेष का ग्रहण नहीं हुआ, अब उसको विशेष को हम छोड़ भी दे तो शुक्तित्व का द्रव्य मात्र जो है सामने, उसका शुक्तित्व नहीं गृहित हमसे हो रहा है, तब उस वो क्योंकि चमकीला है वो, तो उस वो संस्कार को जगाता है, रजत के संस्कार को जगाता है, तो रजत की स्मृति होने लगती है। सदृशतया संस्कार बोधक क्रमेण रजते स्मृतिम जनयति साच स्मृति गृहीत ग्रहण स्वभावापि। तो रजत की स्मृति कैसे होती है? गृहीतस्य ग्रहणम, तभी कहा ना गृहीत ग्रहण स्वभाव, गृहीतस्य ग्रहणम स्वभावो यस्या सा गृहीत ग्रहण स्वभावा स्मृति, सा च गृहीत ग्रहण स्वभावापि दोषवशात गृहीतत्वांश प्रमोषात। उसमें जो गृहीतत्व अंश का प्रमोश हो गया, इसका मतलब पहले मैंने देखी थी, भूतकाल में मेरे को इसका ज्ञान हुआ था, वो जो भूतकाल वाला मामला है ना वो खत्म हो गया। गृहीतत्व अंश प्रमोषात, तो फिर वो क्या है? वो केवल ग्रहण मात्र अवतिष्ठते, केवल ग्रहण मात्र है वो, इसका मतलब उसका तत्तांश खत्म हो गया। तथा च रजत स्मृते पुरोवर्ती द्रव्य मात्र ग्रहणस्य च मिथः स्वरूपतो विषयतश्च भेदाग्रहात्। और इस प्रकार रजत की स्मृति और पूर्ववर्ती द्रव्य मात्र का ज्ञान आपस में स्वरूपतः विषयतश्च, जो स्वरूपतः और विषयतश्च भिन्न है, उनके भेद का अग्रह होने के कारण, उनके भेद का ज्ञान न होने के कारण भेदाग्रहात् सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण। वो इस बात को ध्यान में रखना है यहाँ पर, सन्निहित, जैसे जब हमको समीचीन ज्ञान होता है तो इदम रस्तम में क्या होगा? वो जो उन दोनों में भेद है उसका अग्रह ही होगा ना, इदम और रस्तम में भेद नहीं है ना, वो अभेद है। तो भेद का अग्रह हुआ क्या?
इदम में और रजत में जो भेद है उसका आग्रह समीचीन स्थल पे भी होता है, और यहाँ पर रजत जिसको वो भ्रम नहीं कह रहा है, इन दोनों ज्ञानों का कॉम्बिनेशन है उसमें। किसका? स्मरण का और प्रत्यक्ष ज्ञान का। इसलिए जो जिसको प्रभाकर भ्रम कहता है, उस ज्ञान का स्वभाव है, जो एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, आनंदानुभव की पुस्तक है, जिसमें आनंदानुभव न्याय रत्न दीपावली, तो उसमें तो कहा कि प्रभाकर के मत में भ्रम स्थल में ज्ञानस्य द्वैराश्यम भवति, प्रमाण ज्ञानम और स्मृतिश्च, ऐसे कहा। द्वैराश्यम का मतलब है कि उसमें दो ज्ञानों में फ्यूजन है। फ्यूजन माने मिले हुए हैं, यानी वो डबल है। तो डबल है, लेकिन इसका मतलब उन दोनों के भेद का आग्रह हो रहा है समीचीन में। और जहां पर वो भ्रम रूप व्यवहार की उत्पत्ति कर रहा है, वहां पर भी दोनों में भेद का आग्रह हो रहा है। तभी कहा सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण इदम रस्तमिति भिन्नेपि, इदम रस्तमिति, इदम और रजत दोनों भिन्न होने पर भी स्मरण ग्रहणे अभेद व्यवहारम च सामानाधिकरण्य व्यपदेशम च प्रवर्तयत। इदम रजतम दोनों भिन्न होने पर भी वो जो स्मरण ग्रहण है, जब दोनों का फ्यूजन हो गया, उन फ्यूजन हो जाने के बाद उनके भी भेद का आग्रह हो गया, तब वो जब भेद का आग्रह हो गया तो अभेद व्यवहार, और जब अभेद व्यवहार है तो सामानाधिकरण्य व्यपदेश भी, सामानाधिकरण्य भी दोनों में हो गया। व्यपदेश माने कथन, सामानाधिकरण्य के रूप में हम क्या इदम रस्तम, दोनों को हम एक ही मान रहे हैं। इदम और रस्तम में कोई भेद नहीं। क्लियर ये बात? भिन्नेपि स्मरण ग्रहणे अभेद व्यवहारम च सामानाधिकरण्य व्यपदेशम च प्रवर्तयत माने जनयत, ऐसे कर सकते हैं। सर एक बार ये वाला फिर से समझा दीजिए कि कैसे जो सम्यक ज्ञान है प्रमा में भी कैसे भेदाग्रह होता है। देखो ना, इदम रस्तम, इदम इयम शुक्तिका ले लो आप। ठीक है, ठीक। इयम शुक्तिका में क्या है कि इयम और शुक्तिका में कोई भेद है क्या? दोनों में भेद है, तो ये अभेद ही तो भेदाग्रह हो गया। अच्छा, वो बिल्कुल वैसे से उस बात को ध्यान रखो, असंसर्गाग्रह। अच्छा, वैसा सा हिसाब है। और फिर और जो ब्रह्म रूप जाना जाता है दूसरों के द्वारा, उसके अंदर भी इदम रस्तम में वो अलग अलग हैं और दोनों में भेद का आग्रह हो गया इस रूप में। तभी वो कहा ना, नहीं सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण, भेदाग्रह वहां पर भी है। सन्निहित रजत गोचर, सन्निहित रजत जिस समय मतलब रजत, वास्तव में रजत हमारे सामने पड़ा हुआ है, तब हम इदम रस्तम जब हम कहेंगे तो इदम रस्तम में भेद थोड़ा ही है कोई, एक दूसरे को बता रहे हैं ना, वो तादात्म्य है वहां। इदम रजत को बता रहा है और रजत इदम से जानी जा रही है। इदम किसी दूसरी चीज को थोड़ी बता रहा है। आप उसको विशेषण मान लो, विशेष्य मान लो, तो विशेषण विशेष्य अभिन्न हो गए ना दोनों। तो दोनों का जो भेद है, इदम रस्तम जो भेद दिखाई दे रहा है समीचीन स्थल पर, वहां पर भी भेदाग्रह है, अभेद होने के कारण। तो सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण, वो ज्ञान सारूप्य क्या है? भेदाग्रह ज्ञान सारूप्य। इदम रस्तमिति भिन्नेपि स्मरण ग्रहणे अभेद व्यवहारम च सामानाधिकरण्य व्यपदेशम च प्रवर्तयतः। ग्रहण स्मरणे, स्मरण ग्रहणे, ये तो हो गई स्मरण और ग्रहण की बात, कि जहां पर एक जगह स्मृति भी आ रही है और एक प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो रहा है।
लेकिन वो कहते हैं कहीं कहीं पर दोनों ही ज्ञान होते हैं, वहां पर भी अगृहीत भेदों का ग्रहण नहीं हो पाता। ये वैसा ही वो दृष्टांत है पीतः शंख वाला। क्वचित पुनर्ग्रहणे एव मिथो अगृहीत भेदे, कहीं कहीं पर दोनों ज्ञानी होते हैं, एक स्मृति और एक ज्ञान नहीं, जैसे पहले दृष्टांत दिया है, और ये दृष्टांत पहले जैसा है। तो क्वचित पुनर्ग्रहणे एव, ग्रहणे माने दोनों ही ज्ञान होते हैं, बता रहे हैं। मिथो गृहीत भेदे, जिनका परस्पर भेद का ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे दो ज्ञान, ये ना, ये ग्रहणे का विशेषण हो गया ना, ये अगृहीत भेदे ग्रहणे, क्वचित पुनः अगृहीत भेदे ग्रहणे एव, इस प्रकार का भ्रम वाला व्यवहार उत्पन्न करा देते हैं। देखो जैसे यथा पीतः शंख, पीतः शंख भी तो भ्रम ही है ना दूसरों के हिसाब से। जो प्रभाकर है वो तो पीत का ज्ञान भी ठीक मानता है और शंख का ज्ञान भी ठीक मानता है, दोनों को फ्यूजन के रूप में देखता है, इसलिए पीतः शंख कह दिया जाता है। यथा पीतः शंख, अत्र ही पहली वाली आर्गुमेंट से पहले पढ़ी होगी आपने। विनिर्गच्छन नयन रश्मिवर्तिनः, आंखों से निकलती हुई जो रश्मि है उसमें रहने वाला जो पित्त द्रव्य है, काचस्येव स्वच्छस्य पीतत्वं गृह्यते। पित्त यानी विनिर्गच्छन नयन रश्मि वर्तिन पित्त द्रव्यस्य पीतत्वं गृह्यते, पित्तम तो न गृह्यते, जैसे पहले आया था। जैसे स्वच्छ कांच है, जो क्रिस्टल है स्वच्छ। अच्छा, एक इसमें मिथिलेश जी कहाँ है? ये यार इसमें ये वेदांत कल्प के रूप में इसमें लिखा है काचो हरित द्रव्य विशेष है, ये मेरी समझ में नहीं आई बात। और मैं तो इसको स्फटिक के रूप में ही ले रहा हूं, जो शुद्ध स्फटिक होता है, शुद्ध स्फटिक जी, उस मान लीजिए शुद्ध स्फटिक में मान लो मैं चश्मा लगा रहा हूं एक प्रकार से, तो चश्मा मेरा यदि पीला रंगा हुआ है और मैं बाहर की चीजों को पीला पीला देख रहा हूं, तो कभी फिर ऐसी स्थिति होगी कि मुझे वो कांच ने दिखाई करके केवल पीला ही पीला दिखाई, पीत रंग दिखाई दे रहा बस। तो कांच जैसे है उसमें कोई भी आप उसके थ्रू किसी चीज को देखोगे, उस रंगे हुए को, जैसे शीशा चश्मे की मैं बात कर रहा हूं, मैं ऐसे समझ रहा हूं कि मेरे चश्मे का ग्लास बिल्कुल शुद्ध कांच है ये, और इसको मैंने हरा किया हुआ है, मुझे हरी हरी चीजें दिखाई दे रही हैं, फिर भी जब मैं देखूंगा तो मुझे वो हरा ही हरा रंग दिखाई देगा, वो कांच नहीं दिखाई देगा। ऐसी सी स्थिति है। ऐसे जो नैन रश्मियों से जब वो पीलापन दिखाई दे रहा है, तो उसमें पित्त द्रव्य नहीं दिखाई दे रहा, और पित्त द्रव्य में रहने वाला वो पीत रंग दिखाई दे रहा है, ये कहना चाहते। काचस्येव उसका इस प्रकार से उन्होंने उसको दृष्टांत के रूप में रखा है। विनिर्गच्छत नयन रश्मिवर्तिन पित्त द्रव्यस्य काचस्येव स्वच्छस्य पीतत्वं गृह्यते, पित्तम तो न गृह्यते। पहले भी बात आई थी, शंखोपि दोषवशात शुक्ल गुण रहित, वहां पर पहले आया था आच्छादित शुक्ली मानव, शुक्ल गुण रहित स्वरूप मात्रेण गृह्यते, मतलब वो केवल शंख का आकार मात्र दिखाई दे रहा है, उसका रंग नहीं दिखाई दे रहा, दोषवशात। शुक्ल गुण रहित स्वरूप मात्रेण गृह्यते। अब आ रही बात, तद अनयोर गुण गुणिनो, वो सत्यमूर्ति, अब आ गई बात, तद अनयोर गुण गुणिनो असंसर्गाग्रह रूप सारूप्य। पहले भी आया था ना ये, तद अनयोर गुण गुणिनो असंसर्गाग्रह रूप सारूप्य।
पीत तपनीय पिंड प्रत्याविशेषण। पीत तपनीय, पीत माने पीला, तपनीय पिंड माने स्वर्ण पिंड, तपनीय माने स्वर्ण। जो पीत पीला सोना है उसमें भी तो असंसर्गाग्रह है ना, पीतत्व का और स्वर्ण का जो संसर्ग ग्रहण हमें हो रहा है उनमें जो असंसर्ग है उसका अग्रह ही तो है ना। सत्यमूर्ति कहाँ चला गया? हाँ सर, हूँ मैं, बिल्कुल हूँ। हाँ, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो हर जगह वही है। उन्होंने वो लिंग्विस्टिक जो हम लोग कह रहे थे ना कि एक तरह का वो है। अब देखो ना, जब हम सोने का जो पीला रंग है, पीतत्व में और स्वर्ण के अंदर संसर्ग ग्रह हो रहा है, ठीक है, उसको नेगेटिव असंसर्गाग्रह कह दिया। ठीक है। तो संसर्ग ग्रह को असंसर्गाग्रह कह रहे हैं, और वही जो भ्रम वाली स्थिति है वहां पर भी असंसर्गाग्रह है। हाँ, यानी वो जो असंसर्ग है पीतत्व में और शंख में, उसका आग्रह हो रहा है, इसलिए शंख को पीला कह रहे हैं। एक जगह नए की अन्विति संसर्ग से होगी, दूसरी जगह जो है ना अग्रह से होगी। माने डबल निषेध को खत्म करेगा, और दूसरी जगह संसर्ग से अन्विति होगी। हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, वहां तो पॉजिटिव पे आ जाएगा। हाँ हाँ यहाँ पर जो वास्तव में एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप है, हाँ हाँ उसकी कॉग्निशन नहीं हो रही, हाँ, ये मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तदनयोर गुणगुणिनो असंसर्गाग्रह सारूप्यात पीत तपनीय पिंड प्रत्यय विशेषेण, उसके समान ही हो गया ना, विशेषण माने समानेन, तद्वत तपनीय पिंड प्रत्यय विशेषण, ये विशेषण है, ये शब्द विशेषण नहीं है, इसको कर लेना ठीक। तदनयोर गुणगुणिनो असंसर्गाग्रह सारूप्यात पीत तपनीय पिंड प्रत्यय विशेषेण अभेद व्यवहार। अब वो तो प्रभाकर तो अभेद व्यवहार की बात करेगा, वो अभेद व्यवहार सामानाधिकरण व्यपदेशश्च, और उन दोनों में समानाधिकरण हो जाएगा विशेषण विशेष्य में, क्योंकि वो पीतत्व और शंख में जो असंसर्ग है उसका ग्रह नहीं, ज्ञान नहीं हो रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे, फ्यूजन हो जाएगा दोनों। यहां पर ये दोनों ज्ञानों की बात कर ली। पहला जो दृष्टांत था उसमें एक ज्ञान था, और मतलब एक प्रत्यक्ष ज्ञान था और दूसरा स्मृति थी। यहां पर दोनों ही ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान। अच्छा, आगे चलिए। भेदाग्रह प्रसंजित अभेद व्यवहार बाधनात्। अब ये जो ब्रह्म मानने वाले लोग हैं ना, वो प्रभाकर को उस जगह पर ले आते हैं कि वो भी, प्रभाकर भी वहीं ब्रह्म मानने वाली स्थिति में खड़े हो जाते हैं। भेदाग्रह प्रसंजित अभेद व्यवहार बाधना, भेदाग्रह से जो प्रसक्त हुआ, प्राप्त हुआ अभेद व्यवहार और सामानाधिकरण व्यपदेश, उसका जब बाध हो गया नेदम कह करके, बाधनात् नेदमिति, तो ये जो विवेक प्रत्यय है, दोनों में भेद दिखाई दे दिया ना, इसलिए विवेक प्रत्यय से नेदम कहेगा वो। तो ये जो विवेक प्रत्यय है, इसका बाधकत्वम उत्पद्यते, तो इसका बाधकत्व युक्ति संगत हो जाता है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये यहाँ पर इन दोनों का वास्तव में संसर्ग नहीं है, दोनों का भेद है, पीला रंग अलग है, शंख अलग है। विवेक प्रत्यय बाधकत्वम अपि उपपद्यते, और यदि वो उत्पन्न है तद उपपत्तौ च, और यदि वो युक्ति संगत है, तो प्राक्तनस्य प्रत्यय से जो पहले ज्ञान हुआ था, पीत शंख ये जो ज्ञान हुआ था, प्राक्तनस्य प्रत्यय से भ्रांतत्वम अपि लोक सिद्धम सिद्धम भवति, जो लोक सिद्ध भ्रांतत्व है वो भी सिद्ध हो जाता है। हे प्रभाकर, ये जो विवेक प्रत्यय है इसका बाधकत्व युक्ति संगत है, और यदि बाधकत्व इसका युक्ति संगत है
तो जो प्राक्तन प्रत्यय था कि पीतः शंख, उसका भ्रांतत्व भी जो लोक सिद्ध है, वो भ्रांतत्व भी जो लोक सिद्ध है वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए दो बार है ना, लोक सिद्धम सिद्धम भवति। तस्मात् वो अब यहां पर वो जो ये तस्मात् यथार्था सर्वे विप्रतिपन्ना संदेह विभ्रमा प्रत्यत्वाद घटादि प्रत्यवत। सर्वे विप्रतिपन्ना माने जिनके बारे में अलग अलग मतभेद हैं, संदेह विभ्रमा प्रत्यत्वात, तो ये जो प्रभाकर का जो ये पोजीशन है ये भी खंडित हो जाती है। तब ये तो कह रहा है ना वो, तस्माद यथार्था सर्वे विप्रतिपन्ना संदेह विभ्रमा प्रत्यत्वाद घटादि प्रत्यय। जैसे घटादि प्रत्यय, घटादि का ज्ञान मुझके वो भी ज्ञान है, वो भी यथार्थ है। इसी प्रकार जितने भी संदेह और विभ्रम इत्यादि हैं वो भी यथार्थ हैं। ये प्रभाकर का जो मत है, पहले जो हमने ये सिद्ध किया थी प्राक्तनस्य प्रत्ययस्य भ्रांततो लोक सिद्धम सिद्धम भवति, इससे ये जो प्रभाकर की जो बात है ये निरस्त हो जाती है। ये खुद सोचना है उसको। तदिदम उक्तम, इसलिए ये कहा है कि यदध्यास यत्र यदध्यास तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम इति। यानी प्रभाकर अपनी पोजीशन को बताने के लिए, यदि सबको वो यथार्थ मानता है तो इसलिए उसने ये यत्र यदध्यास तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम, ये बात इस सेंटेंस में प्रभाकर की ये बात कही गई है। परंतु जो भ्रम मानने वाले हैं वो उस बात को स्वीकार नहीं करते। यस्मिन शुक्तिकादौ, जिस शुक्तिकादि में यस्य रसतादेर अध्यास लोक प्रसिद्धि, और जिस रसतादि का अध्यास जो लोक में प्रसिद्ध है, नासौ अन्यथा ख्याति निबंधन, वो अन्यथा ख्याति माने एक चीज दूसरी तरीके से प्रतीत होती है। कि जैसे शुक्तिका है, शुक्तिका अन्यथात्वेन माने रसतत्वेन प्रतीत हो रही है, अन्यथा ख्याति। नासौ अन्यथा ख्याति निबंधना, ये अन्यथा ख्याति पर आश्रित नहीं है, अन्यथा ख्याति इसका आधार नहीं है। किंतु गृहीतस्य रसतादे, गृहीत जो रसतादि है, तद स्मरणस्य च, जो पहले मुझे रजत का भी दिखाई दिया और उसका बाद में जो मुझे स्मरण होता है बिकॉज ऑफ सम सिमिलैरिटी, जब शुक्तिका इत्यादि के कांटेक्ट में मेरी आईज आती हैं, स्मरणस्य च गृहीतता अंश प्रमोषेण, गृहीतता अंश प्रमोष, उसका जो गृहीतत्व अंश है उसको हटाने से, गृहीत मात्रस्य च, और गृहीत मात्र च इदमिति पूर्वावस्थित द्रव्यात् द्रव्य मात्रात् तत्प्रज्ञानाच्च विवेक, गृहीतस्य रसतादेर तद स्मरणस्य च गृहीततांश प्रमोषेण गृहीत मात्रस्य च। और गृहीत मात्र कैसा है, वो कैसे ग्रहण हो रहा है, इदमिति च, ये जो पूर्ववर्ती द्रव्य के रूप में इसको ले रहे हैं, ये गृहीततांश प्रमोषेण गृहीत मात्रस्य च, ये यह की जगह च कर देना भाई। आपकी पुस्तक में भामती में यह है ना, उसको च कर देना। मेरी पुस्तक में यह दिया हुआ है, मैंने उसे च बना दिया। इदमिति पूर्वस्थितात् द्रव्या मात्रात्, और जो पूर्वस्थित इदमिति जो पूर्ववर्ती द्रव्य है उस द्रव्य मात्र से तत्प्रज्ञानाच्च, यहां प्रज्ञानात् का मतलब है जो द्रव्य मात्र का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। एक तो वो स्मरण हो गया ना रजत का, और ये जो पूर्ववर्ती द्रव्य मात्र का जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, इससे इसका जो भेद है, भेद में पंचमी आ रही है, प्रज्ञानाच्च विवेक, विवेक माने भेद किसका, गृहीत मात्रस्य इदमिति पूर्वस्थिता द्रव्य मात्रात् तत्प्रज्ञानाच्च विवेक।
किससे हो रहा है? गृहीत मात्र का, यानी जो स्मरण हो रहा है ना, स्मरण का, स्मरणस्य और तत्प्रज्ञानाच्च विवेक, ये लिख लो, स्मरणस्य च तत्प्रज्ञानाच्च विवेक। ये जो विवेक है, ये जो भेद है, तद तद अग्रहण निबंधनो भ्रम, उन दोनों का जब विवेक जो है उसका जब अग्रहण माने जब उसका ज्ञान नहीं होता, यानी विवेकाग्रह होता है, भेदाग्रह होता है, उस पर भ्रम आधृत है। तदग्रहण निबंधनो भ्रम। और भ्रांतत्वं च ग्रहण स्मरणयोर इतरेतर सामानाधिकरण्य व्यपदेशो रजतादि व्यवहारश्च। और भ्रांत क्या है भाई? भ्रांतत्व क्या है इसमें? ग्रहण और स्मरण का इतरेतर सामानाधिकरण। इतरेतर सामानाधिकरण का मतलब है अभेद। ग्रहण और स्मरण का जो भेद का अग्रह, मतलब उन दोनों का समानाधिकरण का व्यपदेश माने कथन, अभिवदन रूप व्यवहार, और ये रजत है, ये व्यवहार। ग्रहण और स्मरण का ग्रहण स्मरणयो इतरेतर सामानाधिकरण्य व्यपदेशो रजतादि व्यवहारश्च, यही भ्रांतत्व है, यही भ्रम है। सर ये जो यह इदम जो कहा है, हाँ, जिसको आप च इदम कर रहे हैं, हाँ, अगर हम यह कर लें तो मुझे लगता है ये विवेक के साथ इसका अन्वय हो जाएगा। गृहीत मात्रस्य इदमिति पूर्ववस्थिता द्रव्य मात्रा तत्प्रज्ञानाच्च यह यो विवेकः, यह माने यो विवेकः तद अग्रहण निबंधनो भ्रमः। तो इसलिए मुझे लग रहा है ये च की बजाय अगर यह ही रहने दें। अच्छा, ये भी बात ठीक है, एक अच्छी सुझाव है ये। च के बाद यह वो ऐड कर लिया जाए, च भी रहे और यह भी रहे, ऐसा भी। ये जो मिथिलेश जी कह रहे हैं ना, हाँ जी, कि उस यकान वे यदि हम विवेक से कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और यत तत् जो है ना उसकी संगति भी बन जाएगी, यत शब्द और तत् शब्द आगे है ना। हाँ, और फिर ये जो और च दोनों है, लो सरके में है। नहीं, तद का तो तद ये यहाँ विवेक के लिए। जी। हाँ, फिर वो यह के साथ संगति बैठ जाएगी, क्योंकि यहाँ यह और यत और तद में हो जाएगा। और च तो आगे दिया ही हुआ है, प्रज्ञानाच्च। हाँ, नहीं, इसमें मैं ये सोच रहा था, गृहीत मात्रस्य जी, तो गृहीत मात्र स्मरण है ना वो, और यहाँ पर आ रहा है ये प्रज्ञान अलग जी। तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन मुझे लग रहा था, क्योंकि स्मरणस्य का है ना गृहीत मात्रस्य। रजतादेर तद स्मरणस्य च गृहीतांश प्रमोषेण गृहीत मात्रस्य च इदमिति पूर्वस्थिता द्रव्यमानात् तत्प्रज्ञानाच्च विवेकः तद। तो इसलिए मुझे लगा कि क्योंकि स्मरण और प्रज्ञान के अंदर समुच्चय भी तो करना पड़ेगा ना, उस हिसाब से मुझे ये दिखाई दे रहा। लेकिन वो यह विवेक तद अग्रहण निबंधनो भ्रमः। हाँ, ये भी ठीक लग रहा है बिल्कुल, लेकिन अब उसमें वो समुच्चय जैसे गृहीतस्य रजतादेर स्मरणस्य च, यहाँ ये च आ गया, इसको ले लो। गृहीतांश प्रमोषेण गृहीत मात्रस्य य इदमिति पूर्वस्थितात् द्रव्य मात्रा तत्प्रज्ञानाच्च विवेक तद अग्रहण निबंधनो भ्रम। ये ठीक बैठ जाएगा, यह रख लो। मेरे में सर ऐसे ही है। कैसे? गृहीत मात्रस्य च है, अच्छा, फिर य इदम इति, च भी और यह भी है। हाँ सर, अच्छा, ये भारतेंदु जी जो कह रहे थे वो ठीक हो गई बात। हाँ, कि दोनों को रख लो जी। भारतेंदु जी हमेशा ठीक ही कहते हैं। भारतेंदु जी तो समन्वयवादी है ना। नहीं, यदि च भी और यह भी है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। है सर। फिर तो अच्छी बात है यार, मैं भी इसको नोट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, च भी और यह भी बहुत बढ़िया हो गया, फिर ये रीडिंग फिट हो गई फिर। अच्छा, तो भ्रांतत्व क्या है? ग्रहण स्मरण का समान अभेद करना
और रजतादि व्यवहार ये भ्रम है बस। ये प्रभाकर की बात हो गई। अच्छा, अन्य तू अत्रापि अपरितुष्यंत, दूसरे लोग यहाँ पर भी इनको परितोष नहीं है, मतलब सर 1 मिनट में टोक रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले। इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने बताया ना कि विवेक जो है ना वो केवल ज्ञानगत विवेक की बात नहीं है, वस्तुगत विवेक की भी बात है। हाँ, वस्तुगत विवेक की भी है। हाँ, और इसीलिए विवेकाग्रह भी ज्ञानगत और वस्तुगत वो पहले कहा था ना, स्वरूपतश्च विषयतश्च। हाँ, पहले आया हुआ है वो। हाँ, बिल्कुल दोनों में है वो। और वही आपने पढ़ाया था ना कि अनिर्वचनीय ख्याति में भी जो अनिर्वचनीय रजत भी होता है और रजत ज्ञान दोनों ही अनिर्वचनीय। हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अन्ये तु अत्राप्य परितुष्यन्त यत्र यदध्यास तस्य विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते। अब ये वो हो गए अन्यथा ख्यातिवादी। यत्र यदध्यास, जहां जिसका वही सुप्तिका में रजत का अध्यास, तस्सैव माने वो सुप्तिका का विपरीत धर्मत्व कल्पना क्या है कि मतलब रजतत्व धर्म कल्पना उसमें हो गई, उसी को ये भ्रम कहते हैं, अन्यथा ख्यातिवादी। अत्राप्य परितुष्यन्त यत्र यदध्यास तस्य विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते। इदम अत्रेदम आकूतम, ये अभिप्राय यह है। अस्ति तावद रजतार्थिनो रजतम इति प्रत्यात पुरोवर्तिनी द्रव्ये प्रवृत्ति सामानाधिकरण्य व्यपदेशश्चेति सर्वजनीनम। ये सब लोगों को यह अनुभव होता है कि जो रजतार्थी है, जो रजत की कामना करने वाला है, रजतम इदमिति प्रत्यात, इदम रजतम, इस ज्ञान से पूर्ववर्ती द्रव्य में उसकी प्रवृत्ति होती है और सामानाधिकरण व्यपदेश भी होता है। इदम रजतम में दोनों में सामानाधिकरण। तद एतन न तावद ग्रहण, वो कहता है ये जो है, अन्यथा ख्यातिवादी ये कहते हैं कि तद एतन न तावद ग्रहण स्मरणयोर तद गोचरयोश्च मिथो भेद। अब आगे सत्यमूर्ति बात। तद एतन न तावद ग्रहण स्मरणयोश्च तद गोचरयोश्च, ग्रहण स्मरण ज्ञान हो गए और गोचर हो गए विषय। मिथो भेदाग्रह मात्रात भवितुम अर्हति, ये उन दोनों के ग्रहण स्मरण के और ग्रहण स्मरण के जो विषय हैं उन दोनों के भेद के अग्रह मात्र से नहीं हो सकता। ये जो प्रभाकर ने कहा है कि ग्रहण स्मरण और ग्रहण स्मरण के जो विषय हैं उनके भेदाग्रह से ये रजत व्यवहार, रजत इत्यादि को उठाने की जो प्रक्रिया हो रही है और इदम रस्तम ये जो अभिवदन रूप व्यवहार हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये अन्यथा ख्यातिवादी कहता है। तद एतन न तावद ग्रहण स्मरणयो तद गोचरयोश्च मिथो भेदाग्रह मात्रात भवितुम अर्हति। क्यों? क्योंकि जो चेतन का व्यवहार है और इस प्रकार का जो चेतन का व्यपदेश माने कथन होता है, अभिवदन होता है, वो कथम अग्रहण मात्रात भवेताम, ग्रहण निबंधन ही चेतन से व्यवहार व्यपदेश, ज्ञान के ऊपर आश्रित होते हैं ना, ग्रहण निबंधन ज्ञान पे आधारित है, व्यवहार भी और व्यपदेश भी। कथम अग्रहण मात्रात भवेताम, ये दोनों अग्रहण मात्र से कैसे हो जाएंगे? तो फिर प्रभाकर जवाब दे रहा है, ननु तम नाग्रहण मात्रात, हम कब कह रहे हैं कि अग्रहण मात्र से होता है, किंतु ग्रहण स्मरणे एव मिथ स्वरूप तो विषयतश्च अगृहीत भेदे। वो ग्रहण और स्मरण परस्पर स्वरूपतः माने ज्ञान के रूप में, ज्ञान भी भिन्न है वो ग्रहण स्मरण, और उनके विषय भी भिन्न है, क्योंकि ग्रहण का विषय तो पूर्ववर्ती द्रव्य मात्र है जिसमें शुक्तिकात्व इत्यादि का ग्रहण नहीं हो रहा, और स्मरण हो रहा है रजत का। तो ग्रहण स्मरण ज्ञानतः भी भिन्न है, स्वरूपतः भी भिन्न है, और गोचरतः विषयतः भी भिन्न।
वो दोनों जब उनका भेद ग्रहण नहीं होता तो वो कह रहे, अब ये मतलब सब्जेक्ट इसको बना रहे हैं, ग्रहण स्मरणे एतादृशम व्यवहारम जनयत, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ग्रहण स्मरणे एव मिथा स्वरूप तो विषयतश्च अगृहीत भेदे अगृहीत भेद ययो तादृशे ग्रहण स्मरणे, अगृहीत भेद ग्रहण स्मरणे का विशेषण हो गया। समीचीन पुरस्थित रजत विज्ञान सादृश्येन, वही सादृश्य वही हो रहा है भेदाग्रह। समीचीन पुरस्थित रजत विज्ञान सादृश्येन अभेद व्यवहारम सामानाधिकरण्य व्यपदेशम च प्रवर्तयत। पहली वाली बात रिपीट हो रही है कि वो ग्रहण स्मरण ही समीचीन, सामने जो रजत विज्ञान है उसके सादृश्य से, उसके सारूप्य से, उसके साथ इसकी स्वरूपता होने से, किसके, समीचीन रजत ज्ञान के स्वरूप होने से। ये पहले भी बताया था, समीचीन जब रजत हमारे समीचीन ज्ञान हो रहा है रजत का, उस समय भी भेदाग्रह है, और जब ये व्यवहार हो रहा है प्रभाकर के मत से तब भी भेदाग्रह है। तो उस सादृश्य के आधार पर अगृहीत भेदे ग्रहण स्मरणे अभेद व्यवहारम सामानाधिकरण्य व्यपदेशम च प्रवर्तयत जनयत, पहले भी आई थी बात। अतः अब थोड़ा सा आर्गुमेंट कठिन आ रहा है। ये आर्गुमेंट ये बनी ना कि केवल हमारे यहाँ अभावात्मक कारण है ऐसा हम नहीं कहते हैं, बल्कि अब आज हम तो कह रहे हैं ग्रहण स्मरण कराते हैं। हाँ। और ग्रहण स्मरण का विशेषण बता दिया, अभीत अगृहीत भेदे, और वो भावात्मक कारण जो है ना वो सारूप्य या सादृश्य। हाँ। अब थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। अथ समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोर गृह्यमाणम व व्यवहार प्रवृत्ति हेतु अगृह्यमाणम व सत्ता मात्रे। ये जो आप कह रहे हो कि समीचीन ज्ञान का सारूप्य है इन दोनों का, ग्रहण स्मरण का, ये सारूप्य गृह्यमाण होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है या अगृह्यमाण सत्ता मात्रे? ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ तो व्यवहार के हेतु होते हैं जब हमें उनका ज्ञान हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मुझे लिखना है तो मैं कलम को, पहले कलम का मुझे ज्ञान होगा, कलम को देखूंगा, मैं पेन को देखूंगा, तब मैं उसे लिखूंगा। तो ये ज्ञात होने के बाद व्यवहार का हेतु हो रहा है, ये गृह्यमाण होकर के व्यवहार का हेतु हो रहा है। यदि मैं आंख से किसी चीज को देख रहा हूं तो आंख के ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो आंख जो है सत्ता मात्रे ने ही व्यवहार का हेतु है। ये दोनों में डिफरेंस है। जब वो ये कह रहे हैं ना, ये जो सारूप्य है, समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोर गृह्यमाणम व व्यवहार प्रवृत्ति हेतु अगृह्यमाणम व सत्ता मात्रेण, वो ज्ञात होकर के व्यवहार का हेतु है या अज्ञात होकर के सत्ता मात्रेण व्यवहार का हेतु है? ज्ञाता सती और वो जो होता है ना सर, वही बात कह रहे हैं। हाँ। स्वरूपता होता है या जो है वो बोध होने के बाद होता है। हाँ हाँ हाँ। स्वरूपा सती और ज्ञाता सती आता है ना सर कई जगह। तो ये जो सारूप्य का ही होगा ना, ये विशेषण गृह्यमाण, सारूप्यम अनयोर गृह्यमाणम व व्यवहार प्रवृत्ति हेतु अगृह्यमाणम व सत्ता मात्रे। अच्छा, अब जो दो ये विकल्प दे रहे हैं ना, उनको थोड़ा पकड़ना है आपने। गृह्यमाणे पी, मेरा ध्यान इस तरफ है। समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोर इदम इति रजतम इति च ज्ञानयो इति ग्रहणम, एक नंबर। ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ना, समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोर इदम इति रजतम इति च ज्ञानयो, इदम इति रजतम इति ज्ञानयो समीचीन ज्ञान सारूप्यम। ये पूरा, ये ज्ञान नंबर 1। अथवा
तयोरेव स्वरूपतो विषयतश्च मिथो भेदाग्रह इति ग्रहणम, ये ज्ञान। तयोरेव स्वरूपतो विषयतश्च मिथो भेदाग्रह, तयोरेव माने ग्रहण स्मरणयो, स्वरूपतः और विषयतः ये परस्पर भेद का अग्रह। और वहां पर क्या बताया था? समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोर इदमिति रस्तमिति ज्ञानयो, ये दोनों ज्ञान वैसे दिए हैं, अनयोर यानी इदमिति रस्तमिति ज्ञानयो। और यहां पर ये कह रहे हैं कि वो जो दोनों ज्ञान जो स्वरूपतः और विषयतः भिन्न है, उनका भेदाग्रह ये ज्ञान क्या प्रवृत्ति का हेतु है? समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोर इदमिति रस्तमिति च ज्ञानयो सारूप्यम, अथवा वो जो दोनों स्वरूपतः विषयतश्च जो परस्पर उनका भेद का जो ग्रहण नहीं व्यवहार का हेतु है, ये ज्ञान। यानी ज्ञान का विषय ये है, तयोरेव स्वरूपतो विषयतश्च मिथो भेदाग्रह, ये ज्ञान का विषय है, ये ज्ञान। अथवा अनयोर इदमिति रस्तमिति ज्ञानयो समीचीन ज्ञान सारूप्यम, ये ज्ञान। सारूप्य ज्ञान का स्वरूप क्या है? दो विकल्प दे दिया। हाँ, वो अब दोनों में से मतलब यदि गृह्यमाण है तो गृह्यमाण ये है या ये है, वो कहते अब आ रहा है कि न तत्र न तावत समीचीन ज्ञान सदृशी इति ज्ञानम समीचीन ज्ञानवद व्यवहार प्रवर्तकम। तो कहते हैं कि समीचीन ज्ञान के ये दोनों ज्ञान जो बताए ना, ये समीचीन ज्ञान सदृश हैं। और यहां पर ये द्विवचन है, सदृश माने शकारांत, तालव्य शकारांत शब्द है ना ये, सदृशी। किसी किसी पुस्तक में सदृशे दिया हुआ है, यदि कय प्रत्यय होगा तो अकारांत होगा, तब सदृशे हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण स्मरणे का वो विशेषण है। तत्र वो ये जो समीचीन ज्ञान सदृशी, ये दोनों ज्ञान जो बताए हैं, ये समीचीन ज्ञान सदृशी, समीचीन ज्ञान के सदृश हैं। ये जो ज्ञान है, ये समीचीन ज्ञान के सदृश हैं, ये दोनों ज्ञान। ऐसा ज्ञान समीचीन ज्ञानवद व्यवहार प्रवर्तकम न आ रहा है पहले, न तावत समीचीन ज्ञान सदृशी इति ज्ञानम, समीचीन ज्ञान के सदृश है ये जो ज्ञान है, ये समीचीन ज्ञान के समान व्यवहार का प्रवर्तक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं गो सदृशो गवय इति ज्ञानम, गो सदृशो गवय ये जो ज्ञान है, गवार्थिनम गवये प्रवर्तयति, जो गाय की जिसको इच्छा होती है, गाय में जिसको इष्ट साधनता दिखाई दे रही है, और कोई ये कहे कि भाई गो सदृशो गवय, तो सादृश्य वो गवय में देख रहा है, तो गवय में जो सादृश्य देख रहा है, उस सादृश्य ज्ञान से गवय के और प्रवृत्ति थोड़ी हो जाती। समीचीन ज्ञान का सादृश्य आप इन ज्ञानों में देख रहे हो, फिर भी ये ज्ञान समीचीन ज्ञान के समान प्रवर्तक नहीं होंगे। और उसके लिए दृष्टांत ये दे दिया कि सादृश्य ज्ञान, जैसे गो सदृशो गवय में जो सादृश्य गवय में है, वो ज्ञान गवार्थिनम गवये न प्रवर्तयति। एक तो ये बात हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर लो। कोई ज्ञान समीचीन ज्ञान के सदृश है तो समीचीन ज्ञान के सदृश प्रवर्तक हो जाएगा, ये बात नहीं है। गो सदृशो गवय में भी ये सादृश्य ज्ञान गवय में हो रहा है, गो के सादृश्य ज्ञान गवय में हो रहा है, तो गवय में प्रवृत्ति नहीं हो रही सादृश्य के आधार पर। इसलिए सादृश्य के आधार पर, समीचीन ज्ञान के सादृश्य के आधार पर, समीचीन ज्ञान की तरह ये दोनों ज्ञानों में से कोई भी ज्ञान व्यवहार का प्रवर्तक नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात और कह रहे हैं वो, अनयोरेव भेदाग्रह इति ज्ञानम तो पराहतम। ये जो आप कह रहे हो अनयोरेव भेदाग्रह, इन दोनों का भेदाग्रह, ये ज्ञान भी पराहत है। पराहत का मतलब है ये ज्ञान कुछ नहीं है, गलत बात है यार। अनयोर भी आप कह रहे हो और भेदाग्रह भी कह रहे हो। जब आप अनयो कह रहे हो तो वो ये आगे बता रहे हैं
नहीं भेदाग्रह अनयोरिति भवति, भेद का ज्ञान नहीं होने पर अनयो नहीं हो सकता, और अनयोरिति ग्रहे भेदाग्रहणम च भेदाग्रहण इति च भवति, नहीं भेदाग्रहे अनयोरिति भवति, भेद का अग्रहण होने पर अनयो कैसे कर दोगे आप प्रयोग, जो द्विवचन का प्रयोग कैसे कर दोगे जब तक भेद नहीं मानोगे, तो ये कहना चाह रहे हैं। और अनयोरिति ग्रहे, और अनयो ये इस ज्ञान होने पर भेद का ग्रहण नहीं होगा, दो होंगे तभी तो भेद का ग्रहण होगा। एक तो ये हो गया, तस्मात् सत्ता मात्रेण, वो तो गृह्यमाण स्थिति में हो गया ना, कि यानी कि सारूप्य का ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों के सारूप्य का ज्ञान ही व्यवहार का प्रवर्तक है, तो ज्ञान की बात खत्म हो गई। गृह्यमाण, अब आ गया अगृह्यमाण व सत्ता मात्रेण, दूसरा जो विकल्प दिया है। तस्मात् सत्ता मात्रेण भेदाग्रहो अगृहीत एव, जो भेदाग्रह सत्ता मात्रेण बिना उसका ज्ञान हुए व्यवहार का हेतु होता है, यानी तस्मात् सत्ता मात्रेण भेदाग्रहो अगृहीत एव व्यवहार हेतु रीति वक्तव्यम। अच्छा, अब पूछ रहा है विरोधी पूछ रहा है किम अयम आरोपोत्पाद क्रमेण व्यवहार हेतु अन्यथा ख्यातिवादी आहो अनुत्पादित आरोप एवं स्वतः। ये जो आप ये कह रहे हो कि भेदाग्रह सत्ता मात्रेण, बिना भेदाग्रह का ज्ञान हुए भेदाग्रह व्यवहार का हेतु होता है, तो वो सत्ता मात्रेण भेदाग्रह क्या आरोप को उत्पन्न करते हुए व्यवहार का हेतु है? आरोप का मतलब मैं बता रहा हूं कि जब तक शुक्तिका में रजतत्व का आरोप नहीं होता तब तक व्यवहार नहीं हो सकता, ये आगे बात आ रही है। तो वो जो दोनों के भेद का अग्रह है, भेदाग्रह, तत्र किमयम आरोपोत्पाद क्रमेण व्यवहार हेतु, कि वो जो भेदाग्रह है रजतत्व का आरोप करते हुए व्यवहार का हेतु है, या आहो अनुत्पादित आरोप एव स्वतः, बिना आरोप को जन्म दिए हुए स्वतः ही भेदाग्रह व्यवहार का हेतु। तो भेदाग्रह सत्ता मात्र से आरोप की उत्पत्ति करते हुए व्यवहार का हेतु है। दूसरा विकल्प ये हो गया कि आरोप की उत्पत्ति न करते हुए व्यवहार का हेतु। ये दोनों जो कल्प उपस्थित किए हैं इसको जरा ध्यान से देख लें। वयम तो पश्याम, अब इसी पर बात हो रही है, आरोपोत्पाद क्रमेण और आरोप को उत्पन्न किए बिना। भेदाग्रह आरोप कराते हुए व्यवहार का हेतु है एक पक्ष में, और भेदाग्रह आरोप किए बिना व्यवहार का हेतु, आरोप उत्पन्न किए बिना व्यवहार का हेतु, ये दो पक्ष हैं। उसी में ये अन्यथा ख्यातिवादी करें, वयम तु पश्याम चेतन व्यवहारस्य अज्ञान पूर्वकत्वानुपपत्ति। जो चेतन का व्यवहार है ना, वो भेदाग्रह के ज्ञान पूर्वक ही हो सकता है, ज्ञान पूर्वक नहीं हो सकता। चेतन व्यवहार से अज्ञान पूर्वकत्वानुपपत्ति, चेतन का जो व्यवहार है वो अज्ञान पूर्वक नहीं हो सकता। फिर आरोप ज्ञानोत्पादक क्रमेण इव, आरोप का ज्ञान को उत्पन्न करके ही वो चेतन के व्यवहार का हेतु बनेगा। ननु सत्यम, ये प्रभाकर कह रहे हैं, ननु सत्यम चेतन व्यवहारो नाज्ञान पूर्वक, अज्ञान पूर्वक नहीं है। हम तो ये मानते हैं, किंतु
अविदित विवेक ग्रहण स्मरण पूर्वक इति। ग्रहण स्मरण पूर्वक है जिसका विवेक ज्ञात नहीं है। ऐसे ग्रहण स्मरण पूर्वक व्यवहार का हेतु है भेदाग्रह जिसका विवेक ज्ञात नहीं है। अविदित अविदित विवेक ययो ग्रहण स्मरणयो अविदित विवेक ग्रहण स्मरणे तत्पूर्वक। ग्रहण स्मरण पूर्वक है, ये प्रभाकर की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन कैसे ग्रहण स्मरण, कैसे ग्रहण और स्मरण? जिनके विवेक का ज्ञान नहीं, किंतु अविदित विवेक ग्रहण स्मरण पूर्वक इति। अज्ञान पूर्वक नहीं है, चेतन व्यवहार अज्ञान पूर्वक नहीं है, अब ठीक है, हम ये सत्य बात है। परंतु हम कब कह रहे हैं ऐसा? हम तो ये कह रहे हैं कि भेद ज्ञान नहीं है जिनका ऐसे ग्रहण और स्मरण पूर्वक व्यवहार हेतु है, तो भेदाग्रह। तो अन्यथा ख्यातिवादी कहता मैवम, ये बात ठीक नहीं है। नहीं रजत प्रातिपदिकार्थ मात्र स्मरणम प्रवृत्तौ उपयुज्यते। रजत, मान लो रजत प्रातिपदिक का अर्थ का मुझे स्मरण हुआ, ओके, रजत प्रातिपदिक अर्थ का स्मरण मुझे हुआ। वो कहते हैं रजत के प्रातिपदिक अर्थ का जो स्मरण हो रहा है वो प्रवृत्ति में उसका कोई उपयोग नहीं है। नहीं रजत प्रातिपदिकार्थ मात्र स्मरणम प्रवृत्तौ उपयुज्यते। भाई वो किसी को रजत प्रातिपदिक का अर्थ स्मरण हो आया, तो वो जो रजत का स्मरण, रजत तटस्थ रजत का जो स्मरण उसको हो रहा है, वो इदंकार की तरफ, वो जो इदंकार वस्तु उसकी तरफ उसको कैसे वो प्रवृत्त करा देगा? नहीं रजत प्रातिपदिकार्थ मात्र स्मरणम प्रवृत्तौ उपयुज्यते इदंकारास्पद अभिमुखी खलु रजतार्थिनाम प्रवृत्तिर इत्यविवादम। और ये तो इसमें तो कुछ विवाद है ही नहीं कि जो रजत इच्छुक है, रजतार्थी हैं, वो इदंकारास्पद अमुखी, वो जो इदंकारास्पद है, जो भी द्रव्य पड़ा हुआ है वहां पर, उसकी तरफ वो बढ़ता है आदमी जो रजत की कामना करता है। और किसी को वैसे ही रजत के प्रातिपदिक का स्मरण हो गया और वो फिर इदंकारास्पद अभिमुखी क्यों होगा? इसका वो ये इस बात पे वो ला रहे हैं कि आपको आरोप करना ही पड़ेगा, बिना आरोप के बात नहीं चलेगा। कि आपको बात तटस्थ कोई एक शब्द आपने रजत किसी ने बोला, उसके अर्थ का स्मरण आपको हो गया, वो अर्थ का जो स्मरण हो रहा है उससे इदंकारास्पद अभिमुखी भाव थोड़ी होगा रजतार्थी का। फिर देख लो, नहीं रजत प्रातिपदिकार्थ मात्र स्मरणम प्रवृत्तौ उपयुज्यते इदंकारास्पदाभिमुखी खलु रजतार्थिनाम प्रवृत्तिर इत्यविवादम। कथम च अयम इदंकारास्पदे प्रवर्तित। और वो व्यक्ति जो है वो इदंकारास्पद माने इदंकार से का विषय जो है उसकी तरफ कैसे उसकी प्रवृत्ति होगी? यदि तू न तदिच्छेद, यदि वो उसकी इच्छा नहीं करता है तो अन्यद इच्छति अन्यत करोति इति व्याहतम। और अन्यद उसको अन्यद इच्छति अन्यत करोति। भाई देखो ना, जब हमारी प्रवृत्ति होती है तो उसमें पहले क्या होता है? पहले तो होता है हमको ज्ञान। ज्ञान होने के बाद फिर होती है हमारी इच्छा। रजत का ज्ञान हुआ, फिर उसकी इच्छा हुई, और इच्छा होने के बाद फिर होगी प्रवृत्ति, फिर होगा हमारा कोशिश उसको प्राप्त करने की। तो जिसको रजत का स्मरण हुआ है, रजत के प्रातिपदिक का अर्थ स्मरण हुआ है, वो तो एक तटस्थ रजत का स्मरण उसको हो गया। यदि इदंकार आस्पद में आप रजतत्व का आरोप नहीं करोगे तो वहां तो रजत का ज्ञान नहीं हो रहा ना। आपको रजत का ज्ञान हो गया, वो क्या है कि वो प्रातिपदिक रजत प्रातिपदिक के अर्थ का आपको ज्ञान हो गया,
यहाँ तो नहीं हो रहा है ना, वो आपको ज्ञान हुआ रजत के प्रातिपदिक का, तटस्थ है। ये जो इदंकार आस्पद जो द्रव्य है उसमें तो आपको रस तत्व का ज्ञान नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब है अन्यत जानाति अन्यत इच्छति अन्यत करोति, ये मतलब हुआ। ज्ञान किसी चीज का अलग है, वो दूसरी चीज का ज्ञान है, और प्रवृत्त होगा वो इस तरफ कैसे हो सकता है? ये पॉइंट समझ आया? क्लियर है सर। वैसे तो कि शब्द के अर्थ के मात्र ग्रहण से आपकी उस वस्तु में इच्छा नहीं हुई, तो सामने जब देखा और लगा कि हाँ ये रजत है, तब उसकी इच्छा होती है। नहीं, तब होती है। वो कह रहा है ना कि रजत का बिना आरोप किए हो रहा है, वो उस पक्ष को ले रहे हैं। तो जब आरोप नहीं करोगे तो कैसे उस तरफ सामने चीज पड़ी है और आपको लगा कि हाँ ये चांदी का टुकड़ा पड़ा है, तब हुआ। तब हुआ। अभी वो ये आरोप उत्पाद क्रमेण वाली बात आएगी ना आगे। बिल्कुल। ये ननु सत्यम चेतन व्यवहारो न ज्ञान पूर्वक किंतु अविदित विवेक ग्रहण स्मरण पूर्वक इति मयिमं नहीं रजत प्रातिपदिक अर्थ स्मरणं प्रवृत्तो उपयुज्यते इदंकारास्पद विमुखी खलु रजतार्थिनां प्रवृत्तिरित्यविवादं कथं चायं इदंकारास्पदे प्रवृत्ते यदि तू न तदिच्छेत् अन्यद इच्छति अन्यत करोति, यानी अन्यद इच्छति अन्यत करोति। वो मतलब हो गया ना कि ज्ञान किसी का है और कर दूसरा रहा है, दूसरी चीज को कर रहा है। अन्यद इच्छति अन्यत करोति। तो जब तक हमें जिसकी इच्छा करता है उसी के लिए करोति का मतलब है वो अपने कृति विषयी करोति। जिसको चाहता है उसी को वो कृति का विषय बनाएगा। यदि प्रातिपदिक अर्थ से ज्ञात रजत अलग है और वो विषय बनाता है जो पूर्ववर्ती द्रव्य उस तरफ, तो ये हो गया ना अन्यद इच्छति अन्यत करोति। ज्ञान किसी चीज का हो रहा है हमको, उसी की हम अगर कोई इच्छा होगी और प्रवृत्त हो रहे हैं हम पूर्ववर्ती द्रव्य की तरफ, ये कैसे हो जाएगा? अन्यद इच्छति अन्यत करोति अन्यत करोति का मतलब अन्यत इच्छति अन्यत कृति विषयी करोति। अन्यद इच्छति अन्यत करोति इति व्याहतम, ये सामान्य रूप से कह दिया है कि जो आदमी जिसको चाहेगा उसी को कृति का विषय बनाएगा। ये नहीं कि ज्ञान किसी चीज का हो रहा है उसी को चाहेगा और उसी को कृति का विषय बनाए। ये यहाँ पर अन्यत से ले लो आप तटस्थ रजत का स्मरण, और अन्यत कृति विषयी करोति का ये ले लो पूर्ववर्ती द्रव्य की तरफ प्रयत्न करना। ये परस्पर व्याहत है। न चेद इदंकारास्पदम रजतम इति जानियात, जब तक इदंकारास्पद ये रजत है ये जानेगा नहीं, कथम रजतार्थी तद इच्छेद, तो रजत को चाहने वाला उसकी इच्छा कैसे करेगा? न चेद इदंकारास्पदम रजतम इति जानियात कथम रजतार्थी तद इच्छेद। अब वो तो अग्रहण की बात कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा विचित्र सा ही आर्गुमेंट लगा मुझे जो पढ़ा। वो कहते हैं भाई इसलिए हो जाएगा कि वो अरजतत्वेन उसको ज्ञान नहीं होता, अरजतत्वेन उसको ज्ञान नहीं होता, है ना, सामने अरजतत्वेन उसको ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस तरफ बढ़ रहा है वो। ये उनका आर्गुमेंट। तो हम ये कहेंगे कि भाई पूरब की तरफ वो बढ़ रहा है, पश्चिम की तरफ भी कोई चीज अरस्तित्वेन उसका ज्ञान अरस्तित्वेन ज्ञात नहीं हो रही, तो क्या उस तरफ भी बढ़ेगा क्या? अरजतत्वेन अज्ञानेन, यानी मुझे अरजतत्वेन इसका ज्ञान नहीं हुआ इसलिए मैं इसकी ओर प्रवृत्त हो रहा हूं। तो वही विपक्षी ये कह रहा है कि भाई हम तो फिर ये कहेंगे कि रजतत्वेन अग्रहणात् प्रवृत्ति न भवति। आप जो ये कह रहे हो कि अरजतत्वेन अग्रहणात् प्रवृत्ति भवति, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कि रजतत्वेन अग्रहणात् प्रवृत्ति न भवति, ये बात आ रही है आगे।
यदि अतथात्वेन अग्रहणात्, अतथात्वेन माने अरसतत्वेन अग्रहणात्, यदि अतथात्वेन अग्रहणात् इति ब्रूयात् स च प्रतिवक्तव्यो, फिर उसको ये जवाब देना चाहिए अथ तथात्वेन अग्रहणात् अथ रसतत्वेन अग्रहणात् कस्मान् नुपेक्षेत। जब आप अरसतत्वेन अग्रहणात् को प्रवृत्ति का विषय मान रहे हो, हम कह रहे हैं कि रजत रसतत्वेन अग्रहणात् उपेक्षा का विषय क्यों नहीं होगा। सोयम उपादान उपेक्षाभ्याम, तो इस प्रकार से उपादान उपेक्षा से ये अभिमत शब्द है या अभित है? आपकी पुस्तक में अभिमत है सर। अभिमत नहीं होना चाहिए, अभितय होना चाहिए। म हटा दो, दोनों तरफ उपादान और उपेक्षा। वैसे किसी पुस्तक में उभयतय दिया हुआ है। हमारे में सर अभितः है। हाँ, अभितः है। और मतलब एक और पुस्तक मैंने देखी कुनन राजा की, उसमें दिया उभयतः, यानी प्रवृत्ति और उपेक्षा के अंदर दोनों में वो बट जाता है। उपादान उपेक्षाभ्याम अभितः आकृष्यमाण चेतनो, जिसका चित्त दोनों तरफ खींच रहा है, अव्यवस्थित, वो अव्यवस्थित हो जाता है। फिर इदंकारास्पदे रजत समारोप, जब रजत का वो समारोप करेगा, रजत का आरोप करेगा, तो इदंकारास्पद में उसको उपादान की इच्छा हो जाएगी और वहीं उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। इति भेदाग्रह, इस प्रकार भेदाग्रह समारोप उत्पादक क्रमेण, भेदाग्रह आरोप उत्पन्न करते हुए चेतन की प्रवृत्ति का हेतु होता है। तथा ही भेदाग्रहाद इदंकारास्पते रसतत्वम समारोप्य, भेदाग्रह से इदंकार का विषय जो पूर्ववर्ती द्रव्य है उसमें रसतत्व का आरोप करके तज्जातीय उपकार हेतु भावम अनुचिंत्य, क्योंकि तज्जातीय माने जो रजत देखी थी पहले, तज्जातीय रजत ये है, और वो जो रजत पहले देखी थी उसमें इष्ट साधन था, उपकार हेतु भाव था, अर्थात मेरा इष्ट साधन था वो जो पहले रजत देखा। तज्जातीय से उपकार हेतु भाव अनुचिंत्य, और उसके इष्ट साधनत्व का स्मरण करके, और तज्जातीय इदंकारास्पदे रस्ते, और इदंकारास्पद में भी वो रजत में देख रहा हूं वो भी तज्जातीय है, तो तज्जातीय इदंकारास्पदे रजते तम अनुमाय, तम अनुमाय का मतलब उपकार भावम अनुमाय, उपकार भावम माने इष्ट साधनता, इष्ट साधनता का अनुमान करके तदर्थी प्रवर्तते, उस रजतार्थी उस तरफ प्रवृत्त होता है। इत्यानुपूर्व्यम सिद्धम, ये अनुपूर्वी, ये प्रक्रिया है रजतार्थी की पूर्ववर्ती द्रव्य की को रजत समझ करके बढ़ने की। न च तटस्थ रजत स्मृति, वो आप जो बात में कह रहा था, न च तटस्थ रजत स्मृति, तटस्थ रजत का स्मरण इदंकारास्पदस्य उपकार हेतु भावम अनुमापयितुम अर्हति, तटस्थ रजत की स्मृति इदंकार आस्पद के उपकार हेतु भाव को अनुमान कराने में समर्थ नहीं है। तटस्थ रजत की स्मृति इदंकार आस्पदस्य उपकार हेतु भावम, इदंकार आस्पद जो द्रव्य है वो मेरा इष्ट साधन है होगा, इस प्रकार का अनुमापयितुम, अनुमान कराने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तटस्थ रजत जो स्मरण मुझे हुआ वो रजतत्व का आरोप नहीं हो रहा सामने। जब तक रजतत्व का आरोप नहीं होगा तो वो हेतुर अपक्ष धर्मत्वात्, पक्ष में हेतु नहीं रहा। ये जो पूर्ववर्ती द्रव्य है इसमें जब तक मैं इसी, ये पक्ष है, इसमें जब तक रजतत्व का मैं आरोप नहीं कर लूंगा तब तक उसके इष्ट साधन का अनुमान भी नहीं कर सकता हूं मैं। रजतत्व जब तक पक्ष में नहीं होगा तब तक वो अनुमिति कैसे कर देगा? और आरोप करने से रजतत्व पक्ष में हो जाता है, पक्ष में उसका दर्शन हो गया आरोप करने से, फिर उसकी वृत्ति हो जाएगी, पूर्ववर्ती द्रव्य के प्रति प्रवृत्ति हो जाएगी रजतत्वात्, क्योंकि वो रजतत्व पूर्ववर्ती द्रव्य वो पक्ष में है।
ये समझ आया ना बात? उपकार हेतु अनुमापी तो अर्हति रसतत्व से हेतुर अपक्ष धर्मत्व। जब तक आरोप नहीं करेंगे, आरोप कर देंगे तो पक्ष धर्म हो जाएगा, और आरोप नहीं करेंगे तो पक्ष धर्म नहीं होगा। हेतु और अपक्ष धर्मत्व। एक दर्शनम खलु अनुमापकम न तो अनेक दर्शनम। ये बहुत कठिन बात है यार। एक दर्शन जैसे मीमांसकों का है ये अनुमान की परिभाषा एक देश दर्शन है। एक देश दर्शनम खलु अनुमापकम न तो अनेक देश दर्शन। हाँ, ये इसको समझाना मिथिलेश जी कठिन है ना थोड़ा। जी सर। क्योंकि ये मैं इसको ध्यान हो तो थोड़ा सा थके नहीं हो तो, जो अनुमान की परिभाषा दी है शबर स्वामी ने, वो ये है, अनुमानम ज्ञात संबंध से एक दर्शनात् एक देश दर्शनात्, ओके, एक देश दर्शनात् एक देशांतरे असन्निकृष्टे अर्थे बुद्धि। ये अनुमान वाक्य, इसको हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, ठीक है? ओके सर, ये रिवाइज हम लोग एक बार भी कर लें हैं? थोड़ा कठिन क्षेत्र है, हम लोग एक बार ना अपने से भी थोड़ा देख लेंगे ना। हाँ, आप इसको देख लेना, क्योंकि ये जो फिर मीमांसक का जो अनुमान की परिभाषा है इसको समझाना, उस पर अजीब अजीब लोगों ने व्याख्या की है, तो फिर मैंने अपनी एक व्याख्या बनाई है, फिर वो बताऊंगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे। थ्योरीज ऑफ एरर हो गई सर, हैं? क्या बात हो गया आज तो। मतलब चल तो रहा है ना, ठीक? हाँ, ख्यातिवाद समझा दिया। हाँ, ख्यातिवाद आगे भी है थोड़ा, और है सर। बड़ा है, अच्छा है। नेक्स्ट टाइम इसको लेंगे, ठीक है जी? ठीक है। जयराम जी की नमस्कार जी।